हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही ज़्यादा समय हो गया मैंने वीडियो को नहीं डाला। वजह मेरा हार्डवेयर खराब हो गया था जिससे मैं वीडियोस को बनाता हूँ। इनफैक्ट वो अभी भी खराब ही है। मैं ये वीडियो अपने दोस्त के पुराने फोन से बना रहा हूँ क्योंकि मेरे वाले फोन की तो धज्जियां उड़ चुकी हैं। अपने मन से ही तुम लोग देख लो। इसलिए मेरी तुम लोगों से एक थोड़ी सी छोटी सी हेल्प की जरूरत है। मुझे एक नया हार्डवेयर खरीदना है जिसके लिए मेरे पास थोड़ी सी सेविंग्स है, लेकिन उतनी अमाउंट से तो फोन भी फाइनेंस नहीं होगा। इसलिए आप लोग मेरी थोड़ी मदद करें क्योंकि मेरी यूट्यूब से इनकम भी नहीं होती है। अगर जो आप लोग इस QR कोड को स्कैन कर हमें महाकम 20 रुपए भी देंगे तो उसकी मदद से हम लोग बड़ी आसानी से हार्डवेयर खरीद पाएंगे, जिसकी मदद से हम लोग YouTube के ऊपर कंसिस्टेंसी से बने रहेंगे और इसी तरीके से आपके लिए नई नई और मजेदार मानवास की एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। मेरे 3 साल के YouTube चैनल के ऊपर मैं ये पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज खैर आगे बढ़ते हैं। सीन की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे वर्ड से जो पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम चुका है। 28 हफ्तों से लगातार यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स की बिल्डिंग पूरी तरीके से इस बर्फ के अंदर दफन हो चुकी हैं। ह्यूमैनिटी जो फूड चेन के अंदर एकदम टॉप पर थी वो भी इस कैटास्ट्रॉफी को नहीं संभाल पाई। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन इसी बर्फबारी के अंदर मारी गई। यहीं से सीन चेंज होकर एक पर्सन पर आता है जो चलते हुए कहीं को जा रहा होता है। यही हमारा MC होता है। इसका नाम तो जितने चैप्टर मैंने पढ़े हैं उसमें तो कहीं नहीं बताया, इसलिए मैं इसको ली कह के बुलाऊंगा। ली अपने ग्लासेस को उतारते हुए बोलता है कि लगता है इस एरिया को अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया। नरेटर हमें बताता है कि इस अपोक्लिप्स से पहले जो चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन थी जैसे खाना और फ्यूल, ये चीज बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और खास हो चुकी है। यहीं से सीन चेंज होकर ली चलते चलते एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि एक सिटी पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम चुकी थी। ली उसके ऊपर चलते हुए बोलता है कि देखने से ये आइस की परत बहुत ही ज्यादा मोटी लग रही है, इसके ऊपर चलने की वजह से शायद कुछ भी नहीं होगा। ली ने वहां पर अपने 2 कदम को आगे बढ़ाया होता है कि तभी वहां पर भूकंप आ जाता है। ली ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि आखिरकार ये अचानक से भूकंप कहां से आ गया। ली इससे पहले कुछ रिएक्ट करता। ली के पैरों के नीचे की जो आइस थी वो उस भूकंप की वजह से टूट जाती है और उसी के अंदर ली गिरने लगता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है अगर जो इसी तरीके से चलता रहा और मैं इतनी ऊपर से वहां पर नीचे जाकर गिरा तो मैं पक्का मर जाऊंगा। ये बोलते साथ ही ली अपने पास से एक हुक को निकालता है जो माउंटेन क्लाइंबर्स माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करने के लिए यूज करते हैं। ली उस हुक को अपने जस्ट बगल की आइस के अंदर गड़ाकर अपने आप को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसमें नाकाम रहता है। ली का हुक फिसलते हुए नीचे जाने लगता है। वो हुक ली के भार को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से ली जाकर डायरेक्ट एक बिल्डिंग के ऊपर गिरता है। हालांकि ली वहां पर बच जाता है क्योंकि वो किसी ठोस चीज पर नहीं बल्कि सॉफ्ट आइस के ऊपर गिरा होता है। ली बोलता है अच्छा हुआ कि मैं सॉफ्ट सी बर्फ के ऊपर गिरा, अगर जो मैं किसी ठोस चीज के ऊपर गिरता तो मेरा मरना पक्का था। ये बोलकर ली वहां पर लेटे हुए स्माइल करने लगता है कि तभी वहां पर हमें नरेटर बताता है इस फ्रोजन वर्ल्ड के अंदर केवल एक बर्फ ही नहीं है जो काल बनकर ह्यूमैनिटी के ऊपर नाच रही है। यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो इस बर्फ से भी ज्यादा खतरनाक है। वो चीज इस अपोक्लिप्स के अंदर जो ह्यूमन सर्वाइव कर रहे हैं उनका शिकार करते हैं। इसी बीच वहां पर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसकी 3 आंखें होती है। नरेटर हमें बताता है कि इन्हें हम व्हाइट स्किन बोलते हैं और वही मॉन्स्टर जस्ट ली के सामने बैठकर स्माइल कर रहा होता है। ली उसे देखते हुए बोलता है कि बहन का लग गए। तभी वहां पर वो मॉन्स्टर ली को खाने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। ली तुरंत ही उठकर अपनी जान को बचाने के लिए वहां से भागना चालू कर देता है। ली वहां पर भागते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि ये मेरी कुत्ती किस्मत। वहीं पर हमें उस मॉन्स्टर और ली के ऊपर बहुत सारे आइसिकल्स को दिखाया जाता है। उनमें से ही एक आइसिकल के ऊपर एक क्रिएचर होता है जो कि किसी कीड़े के जैसे लग रहा होता है। वहीं पर वो मॉन्स्टर ली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए ली को पकड़ने वाला होता है। ली बोलता है कि लो लगता है आज मेरे लग गए, लेकिन इससे पहले ली को पकड़ता ऊपर का आइसिकल अचानक से ब्लास्ट कर जाता है। वो आइसिकल आकर डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के सर के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से वो आइसिकल उस मॉन्स्टर के सर के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की आंखें तक बाहर आ जाती हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। उसे देखते हुए बोलता है कि मैं बच गया। है कि इस मॉन्स्टर ने जो उथल पुथल मचाई थी उसकी वजह से आइसिकल टूट कर इसके ऊपर गिरा होगा। कुछ भी हो, मैं आज बहुत ही ज्यादा लकी था। ली ने बोला होता है कि तभी वहां पर ऊपर का मलबा आकर ली के ऊपर गिरने लगता है। क्या अभी तक ये खत्म नहीं हुआ? वो मलबा आकर डायरेक्ट ली के जस्ट सामने गिरता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। उस मलबे के साथ बहुत सारी स्नो भी आई होती है। वो स्नो आकर डायरेक्ट MC के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से MC बोलता है डैम इट, लगता है कि मैं आज इसी स्नो के अंदर जिंदा दफन हो जाऊंगा। यहीं से सीन चेंज होकर जस्ट थोड़ी देर बाद पर आता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ली पूरी तरीके से उस स्नो के अंदर दफन हो गया था, केवल उसका हाथ बाहर था। वहां पर जस्ट ली के हाथ के पास में वही क्रिएचर आता है जो कि ब्लू कलर का और ट्रांसपेरेंट था। वो क्रिएचर ली के पास आकर जोरों से चमकना चालू कर देता है और उसके जस्ट नीचे से बहुत सी न्यूरॉन्स जैसी चीजें निकलती हैं। यहीं से थोड़ी देर बाद ली अपने आंखों को भी खोल देता है। हमें दिखाया जाता है कि ली की एक आंख नीले कलर में चमक रही होती है। इसका मतलब वो क्रिएचर अब ली के साथ अटैच हो चुका है। ली होश में आते हुए बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ, मैं आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। बोलते हुए ली अपने सर को पकड़े हुए होता है। वहीं पर हमें ली के पीछे गुद्दी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ ब्लू कलर के जैसी चीजें चमक रही होती है। ली बोलता है कि चलो ठीक है, भूल जाओ, मैं बहुत ही ज्यादा समय से बाहर हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए, लेकिन शुक्र है कि आज मैं खाली हाथ वापस घर नहीं जाऊंगा। ये चीज ली वहाँ पर पड़ी एक चॉकलेट को देख कर बोल रहा होता है। सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। ली अपने बिल्डिंग तक पहुंच गया था, बट ली का अपार्टमेंट है जहाँ पर ली रहता है। वहीं पर अपने हुक के साथ सीवर के ढक्कन को खोलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है लगातार
आखिरकार 24 हफ्तों से स्नोफॉल होने की वजह से आधी बिल्डिंग पूरी तरीके से बर्फ के अंदर जम चुकी है। साथ ही उनका एंट्रेंस भी उसी के अंदर जम चुका है। इसीलिए बिल्डिंग के अंदर एंटर करने के लिए हमें इसी सीवर लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि हम में से किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार ये सिचुएशन कब तक चलती रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्डिंग के अंदर लोग रह रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सुकून से रह रहे हैं। अचानक से बर्फबारी होने की वजह से यहाँ पर बहुत से लोग इसी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो गए। खाने और रिसोर्सेज की कमी के कारण कोई भी नहीं कह सकता कि आखिरकार ये लोग कब अपनी आखिरी लाइन को क्रॉस कर दें। ली यहाँ पर कैनिबलिज्म की बात कर रहा है। के अंदर भूख लगने पर इंसान अपने ही लोगों को खाना चालू कर देते हैं। बोलते हुए ली उन लोगों को पीछे छोड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद ली अपने रूम तक पहुंच भी जाता है। वो अपने गेट पर एक सीक्वेंस में कोड की तरह खटखटाता है। इससे पहले ली का कोड खत्म ही होता वहाँ पर एक लड़की गेट को खोल देती है, जो देखकर ली भी हैरान हो जाता है कि इस गेट का लॉक भी नहीं लगा था। ली उस लड़के से बोलता है कि तुमने ऐसा ही गेट को खोल दिया, ऊपर से तुमने गेट को लॉक भी नहीं किया था। लेकिन इससे पहले ली अपने बोर्ड को कंप्लीट भी करता, वो लड़की ली को गले लगा लेती है। वो लड़की जिसका नाम मोमो होता है वो ली से बोलती है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया, तुमने मुझे मिस नहीं किया। जो सुनकर ली बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने किया। बोलते हुए ली के गाल रेड होते हैं। ली बोलता है कि बाकी सब ठीक है लेकिन तुम्हें गेट को लॉक करके रखना चाहिए। जो सुनकर मोमो गुस्से में बोलती है क्या सच में तुम्हारे लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे डोर का लॉक है? जिस पे ली बोलता है चलो ठीक है इसे हटाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये बोलते हुए ली उस चॉकलेट बार को निकाल लेता है। मोमो उसे देखते हुए बोलती है आखिरकार ये क्या है? तभी मोमो को भी रियलाइज होता है कि वो एक चॉकलेट बार है। वो तुरंत ली को गले लगाते हुए उसे किस कर लेती है और उसे आई लव यू बोलती है। ये देखकर तो ली की आंखें खड़ी हो जाती हैं। ली वहाँ से अपने बैग को लेकर जाने लगता है, जो देखकर मोमो बोलती है अब बस इतना ही। जिस पे ली बोलता है पता है कि इस चॉकलेट बार को पाने के लिए मैं मॉन्स्टर के मुंह से बाहर आया हूँ, इसलिए जल्दी से इसे खा लो। इसी बीच मोमो की नजर ली के बैग के ऊपर पड़ती है जो पूरी तरीके से भरा होता है और इसी बैग के ऊपर उसी मॉन्स्टर का नीले कलर का ब्लड लगा हुआ होता है। ली के बैग को भरा देख मोमो गुस्से में उस चॉकलेट बार को जो ली मोमो के लिए लाया होता है उसे तोड़ देती है। वहाँ पर फायरबॉर्न के पास जाकर टेबल डालकर बैठ जाता है। ली बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा समय से यहाँ पर चीजों को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर कुछ भी डिसेंट सा नहीं मिला है। ली के पास एक पोटली होती है जिसके अंदर सीड्स होते हैं। ली उन्हें देखते हुए बोलता है इतने समय से ढूंढने के बाद मैं केवल इन सीड्स को इकट्ठा कर पाया हूँ, क्या मैं इन्हें खा डालूं? ऐसा नहीं है कि मैंने इन्हें बोने की कोशिश नहीं की लेकिन ये बढ़ते नहीं है, इन्वायरमेंट ही ऐसा है। लेकिन अगर जो अब यहाँ पर हम लोग इन सीड्स को खा डालें तो ये ऐसा होगा कि हम लोग अपने फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो सिचुएशन और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाएगी। ये बोलते हुए ली अपने बैग की तरफ देखता है। ली अपने बैग से उसी मॉन्स्टर का मीट निकालते हुए बोलता है अगर जो यहाँ पर इन मॉन्स्टर का मांस जहरीला नहीं होता तो इस बिल्डिंग के अंदर और भी ज्यादा नहीं झेलना पड़ता। बोलते हुए ली उस मांस को उस फायरबॉर्न के अंदर डाल देता है। इसकी वजह से उस फायरबॉर्न की आग और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो नीले कलर में हो जाती है। ली बोलता है हालांकि इन मॉन्स्टर्स के मांस को हम लोग खा नहीं सकते लेकिन इनके बॉडी के अंदर जो फैट है वो फ्लेमेबल है, इसे जलाया जा सकता है जो कि हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग ठंड के मारे नहीं मरेंगे। ये बोलते हुए ली की नजर वॉच के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर कैलेंडर भी होता है। ली देखता है तो वो पाता है कि आज 14 फरवरी हो रही है, इट मींस वैलेंटाइन डे, जिनका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ली अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है आज तो वैलेंटाइन डे है, मैं भूल कैसे गया। ये बोलते हुए ली हॉल में आ जाता है और वो मोमो को आवाज देते हुए बुलाकर बोलता है कि मुझे माफ कर देना मोमो, आज वैलेंटाइन डे है और मैं भूल गया। लेकिन वहाँ पर हॉल में कोई भी नहीं होता। ली बोलता है कि आखिरकार ये कहाँ चली गई। तभी वहाँ पर ली के गेट के ऊपर कोई कोड सीक्वेंस में खटखटाता है जो कि केवल ली और मोमो के अलावा और कोई नहीं जानता। इसका मतलब ये मोमो थी। उसे सुनकर ली अपने मन के अंदर बोलता है ये तो मिंगमिंग का कोड सिग्नल है, आखिरकार वो बाहर कब गई। बोलते हुए ली वहाँ पर गेट के पास जाकर तुरंत ही गेट को खोल देता है। ली वहाँ पर मिंगमिंग को बुलाकर उसे पूछने ही वाला होता है कि आखिरकार वो बाहर क्या कर रही है, लेकिन उससे पहले ली के मुंह के ऊपर आकर एक बेस लगता है जिसकी वजह से ली के नाक से खून भी आने लगता है। उसकी आंखें पीछे को रोल कर जाती हैं और वो उड़ते हुए जाकर दीवार से लगता है। ऊपर से जिसने ली को मारा होता है वो पर्सन रूम के अंदर एंटर करते हुए बोलता है मैरी क्रिसमस छोटे भाई, तुम्हें मेरा सरप्राइज कैसा लगा। वहीं पर उस पर्सन के बाहों के अंदर मोमो भी होती है। ये तो डॉन नंबर 1 के राघव वाला सीन हो गया भाई। पर हमें ली को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून आ रहा होता है। ली मोमो से बोलता है कि मोमो तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, आखिरकार तुम इस लुओ डलोंग के साथ क्या कर रही हो। मोमो उल्टा ली के ही ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है तुम क्या सच में मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे तुम चॉकलेट देकर बेवकूफ बना सकते हो? तुम्हें क्या लगता था कि तुम्हारे खाने के स्टॉक के बारे में मुझे पता नहीं चलेगा जिसे तुमने मुझसे भी छुपा कर रखा था। जिसपे ली बोलता है कि आखिरकार तुम किस फूड स्टॉक की बारे में बात कर रहे हो। जिसपे मोमो बोलती है कि तुम अभी भी मुझे ट्रिक कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने की। इसी बीच लुओ का बंदा लुओ को गोल्फ स्टिक निकाल कर दे रहा होता है। लुओ ली के पास आते हुए बोलता है सच बताऊं तो छोटे भाई मुझे तुम्हारी सिचुएशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा तरस आ रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस देने दो। ये वर्ल्ड वो सिविलाइज वर्ल्ड नहीं है जिसके अंदर तुम रहते थे। ये दुनिया फ्रोजन अपोकलिप्स से जूझ रही है जिसकी वजह से अब यहाँ पर केवल जंगल के कानून चलते हैं, जहाँ पर कमजोरों के पास केवल एक ही चॉइस है कि वो इंतजार करे किसी स्ट्रॉन्ग का खाना बनने के लिए। चलो ठीक है, बहुत ही ज्यादा बातें हो गई, अब मुझे बताओ कि आखिरकार फूड का स्टॉक कहाँ पर है। जिसपे ली बोलता है कि आखिरकार तुम किस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हो, अगर जो मेरे पास यहाँ पर ऐसा कुछ होता तो क्या सच में तुमसे छुपा रहता। ये बोलते हुए लुओ अपनी गोल्फ स्टिक को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने कंधे के पीछे लेकर चला जाता है। लुओ बोलता है कि अगर जो तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताने वाले तो मेरे पास अपने तरीके हैं तुमसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन को निकलवाने के लिए।
बोलते हुए लू अपने गोल्फ स्टिक के साथ ली के पैरों के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से ली का पैर टूट जाता है। उसके बाद वो उसी गोल्फ स्टिक को लेकर ली के मुंह के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसका दांत भी टूट जाता है। लू वहीं पर नहीं रुकता, वो ली के हाथ को भी तोड़ देता है और अपने बंदों के साथ वो ली के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेरहमी तरीके से अपने वेपन्स को लेकर मारने लगता है, जिसकी वजह से ली अधमरी स्टेट में आ जाता है। ऐसा लगता है इस वक्त पर वो अपनी आंखी सांसों को गिन रहा है। लुओ का बंदा लुओ के पास आते हुए बोलता है कि बॉस, मैंने पूरा का पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। जिस पे लुओ बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, वैसे भी ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें खाने को लेकर नखरे नहीं दिखाने चाहिए, जाओ जाकर मेरे लिए चाकू लेकर आओ। पर थोड़ी देर बाद लुओ के पास चाकू भी आ जाती है। इसी बीच ली की भी आंखें बंद होने लगती हैं और उसके बाद केवल हमें ली की चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। बेसिकली ये लोग ली की बॉडी को काट कर उसे खाने वाले हैं। तो ये सच में हो रहा है, जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था, और ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैं ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर जो मेरे पास यहाँ पर कोई दूसरा चांस होता तो मैं लुओ को इसका 100 गुना वापस देता। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर ली के कॉन्शियसनेस के अंदर एक आवाज आती है, अच्छा अगर ये तुम्हारी आखिरी विश है तो इसे पूरी किया जा रहा है। ये सुनते साथ ही ली की आंखें भी खुल जाती हैं। ली लुओ का नाम लेकर चिल्लाते हुए उठता है तो वो पाता है कि वो अपने ऑफिस के अंदर है। ये देखकर ली भी शॉक होता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है, मुझे लगा था कि मैं मर गया, यहाँ तक मेरी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं है। यहीं पे हमें पता चलता है कि ली टाइम ट्रैवल कर पास्ट में फ्रोजन अपोकलिप्स के आने के 24 घंटे पहले आ चुका है। वहाँ पर अपने ऑफिस से बाहर आते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि दुनिया जैसे पहले चलती थी वैसे ही चल रही है, लेकिन इनमें से किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर 24 घंटे के अंदर कौन सी तबाही आने वाली है, केवल मुझे छोड़कर। ये बोलते हुए ली आसमान की तरफ देख रहा होता है। वहीं पर आसमान में अजीब सी ब्लू कलर की लाइट चमक रही होती है। लोगों को लगता है कि वो ऑरोरा है, जिसकी वजह से लोग उसकी फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन केवल ली को ही पता था कि ये तबाही आने के पहले की थोड़ी सी झरफ है। इसी बीच ली के फोन के ऊपर एक कॉल आती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मिंगमिंग की थी। मिंगमिंग की कॉल को देखकर ली को वही बातें जो मिंगमिंग ने उससे मरने से पहले कही थी वही याद आ रही थी। ये कमीने हरामजादी ने मुझे आखिरी तक बेवकूफ बनाया, लेकिन दूसरी बार नहीं। ये बोलते साथ ही ली वहाँ पर मिंगमिंग की कॉल को उठा लेता है। फोन से आवाज आती है, ली क्या अभी भी तुम ऑफिस के अंदर ओवर टाइम कर रहे हो? क्या तुमने आसमान में देखा ये ऑरोरा कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है? बाय द वे मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर पैसे खत्म हो चुके हैं, क्या तुम मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर थोड़े पैसे ट्रांसफर कर सकते हो? तभी वहाँ पर ली बोलता है, मिंगमिंग मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, आइंदा से मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। जो सुनकर मिंगमिंग बोलती है, क्या क्या हो गया, अचानक से तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? लेकिन ली उसकी कोई भी बात को नहीं सुनता। वो उसके फोन को काट कर उसके नंबर को डिलीट कर देता है। ली वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सेंस मुझे यहाँ पर दूसरा चांस मिला है जीने के लिए, इसलिए तुम्हारे जैसी औरत मेरे लिए खतरा बन सकती है, इसलिए जैसा ही फ्रोजन अपोकलिप्स आए तुरंत ही तुम उसी के अंदर जमकर मर जाना। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद एक सिटी ब्रुकलिन पर आता है। उनकी स्ट्रीट्स पर ली चलते हुए जा रहा होता है। चलते हुए ली अपने मन के अंदर बोलता है, ली वहाँ पर चलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द इस फ्रोजन अपोकलिप्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। मेरे पास केवल 24 घंटे हैं। देखने में समय बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन मेरी पिछली लाइफ के अनुसार 24 घंटे के बाद टेम्परेचर अचानक से गिर जाएगा। टोटल पूरे 28 घंटे के अंदर ही अंदर पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से जम जाएगी। हालांकि अचानक से टेम्परेचर गिरने की वजह से लोगों को भी सिचुएशन की सीरियसनेस के बारे में पता चल जाएगा, जिसके वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और सोसाइटी में भगदड़ मच जाएगी। सारे कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास केवल एक ही घंटा है रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। बेसिक रिसोर्सेज के साथ ही साथ अचानक से हुई इस भगदड़ से बचने के लिए मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि गन। वहाँ से चलते चलते जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ली के पीछे कार से कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तभी वो येलो हेयर वाला कॉप बोलता है कि सर वो देखिए, मुझे वो पर्सन बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। जो सुनकर मोटा वाला ऑफिसर बोलता है कि अच्छा मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो नहीं भी मैं तुम्हें अपनी स्किल्स को दिखाता हूँ। ये बोलते साथ ही वो ऑफिसर अपनी कार से उतर जाता है। वो ली के ऊपर अपनी गन को पॉइंट करते हुए बोलता है कि हिलना मत, अपने हाथ को ऊपर करो। पीछे से वो येलो हेयर वाला ऑफिसर भी आ जाता है। वो ऑफिसर तुरंत ही अपने हेडक्वार्टर को भी कंफर्म कर देता है कि उन्हें यहाँ पर कोई सस्पिशियस पर्सन मिला है। तभी वहाँ पर ली को याद आता है कि अभी जल्द ही पड़ोस में चोरी हुई है, जिसकी वजह से इन लोगों को गलत फहमी हो गई है कि मैं एक चोर हूँ। वो ऑफिसर ली से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथों में क्या है? जिस पे ली बोलता है कि सर ये मेरा स्मार्टफोन है। तभी वहाँ पर ली के फोन के ऊपर अलार्म बजता है, जिससे ली को पता चलता है कि 12 बज गए। उसे देख कर ली अपने मन के अंदर बोलता है, फक मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है इन सफेद सूरों के ऊपर वेस्ट करने के लिए। फिर भी मैं होप करता हूँ कि ये लोग मुझे इंस्पेक्ट कर यहाँ से जाने दे। अभी वो मोटा वाला ऑफिसर येलो हेयर वाले ऑफिसर से बोलता है, हे न्यूबी, हमेशा ध्यान रखना कि तुम कभी भी सस्पेक्ट के नजदीक ना जाओ। वहीं पर हमें उस न्यूबी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि ड्यूटी पर अपने नया होता है, जिसकी वजह से वो कांप रहा होता है। वो कांपते हुए ली से बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे बैग में क्या है? जिसपे मैं केवल एक मामूली सा ऑफिस वर्कर हूँ, इसके अंदर मेरे ऑफिस के सामान के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये बोलते हुए ली अपने फोन को वापस से बैग के अंदर रखने लगता है, लेकिन उस ऑफिसर को गलत फहमी हो जाती है कि ली अपने बैग से किसी वेपन को निकाल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ली के ऊपर शूट कर देता है, जिसे देख कर ली भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है, क्या जिंदगी ने जो मुझे दूसरा चांस दिया था, क्या मैं उसके अंदर भी मरने वाला हूँ? लेकिन नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। ली ने ये बोला है होता है कि तभी अचानक से ली की आंखें चमकना चालू हो जाती हैं। उसकी आंखों की नसें फूल कर चमकना चालू कर देती हैं और उसकी बॉडी भी अचानक से येलो कलर के ऑरा में चमकना चालू कर देती है। ली वहाँ पर नोटिस करता है कि अचानक से चीजें वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लो हो चुकी हैं। वो जो बुलेट ली की तरफ बढ़ रही होती है वो भी इतनी ज्यादा
ज्यादा धीमी होती है कि ली उसे आंखों से अपने देख पा रहा होता है। ये देख कर ली भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। ली बोलता है अपने मन के अंदर कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या टाइम स्लो हो गया है? मैं इस बुलेट को अपनी तरफ बढ़ते हुए अपनी आंखों से देख सकता हूँ, अगर जो ऐसी बात है तो मैं इसे डॉज भी कर सकता हूँ। ये बोलते साथ ही ली अपने हेड को हल्का सा टिल्ट करता है, जिसकी वजह से वो बुलेट ली के सर से बहुत ही ज्यादा करीब से निकल जाती है, लेकिन ली को कुछ भी नहीं होता है। हालांकि वो ऑफिसर वहीं नहीं रुकता, वो ली के ऊपर एक और बुलेट शूट कर देता है। ली गुस्से में बोलता है कि ये बेवकूफ ऑफिसर ये अपने टैक्स पेयर के ऊपर गोली चला रहा है। ली ये बोलते हुए कि मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है तुम लोगों के ऊपर वेस्ट करते हुए आगे को बढ़ता है। वहीं पर हमें उस बुलेट के शेल को उड़ते हुए जाकर जमीन पर गिरते हुए दिखाया जाता है। उस बुलेट के शेल के ऊपर बर्फ जम गई थी। तभी वहां पर ली इतनी ज्यादा तेजी से मूव करता है कि उसकी बहुत सारी आफ्टर इमेजेस बन जाती हैं। ली उस बुलेट को डॉज करते हुए अपना एक पंच बनाता है और उस ऑफिसर के जबड़े के ऊपर देकर मारता है, जिसकी वजह से उस ऑफिसर का जबड़ा वहीं पर टूट जाता है और वो ऑफिसर वहीं पर मारा जाता है। मोटा वाला सीनियर ऑफिसर ये देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। वो ऑफिसर कपकपाते हुए आवाज में बोलता है कि फक, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिरकार तुम हो क्या चीज? ये बोलते हुए वो ऑफिसर ली की तरफ अपनी गन को तान देता है। ली भी अपने ऑरा को बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर ली बहुत ही बैडस तरीके से उस ऑफिसर से बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। हमें उस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है। वो ऑफिसर अपने वॉकी टॉकी के अंदर बोलता है सस्पेक्ट एक ऑफिसर को मारकर उड़कर चला गया है, इसके साथ ही साथ एक पुलिस गन भी मिसिंग है। आई रिपीट, सस्पेक्ट उड़कर जा चुका है, पुलिस गन मिसिंग है। यहीं से सीन चेंज होकर ली के ऊपर आता है जो बड़ी तेजी से मूव करते हुए अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है। ली तुरंत ही अपनी बिल्डिंग में आकर अपार्टमेंट तक पहुंचता है, तुरंत ही अंदर जाकर सिकुड़ कर सोफा के ऊपर बैठ जाता है। ली लंबी लंबी सांसें भर रहा होता है क्योंकि वो भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है। अभी 2 मिनट पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से ली अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सच में हकीकत में हो रहा है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसी चीजें होना रियलिटी में पॉसिबल भी है। ये बोलते हुए ली अपने हाथों की तरफ देखता है जहां पर वही पुलिस गन होती है जो ली ने ऑफिसर से शायद छीन ली होती है। ली उस गन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर जो ऐसी बात है तो क्यों ना ट्राई करें। ये बोलते हुए ली उस गन को मिरर की तरफ अपनी इमेज पे तान देता है। ली तुरंत ही वहां पर उस गन से बुलेट को शूट करता है। तभी वहां पर ली की आंखें अचानक से ब्लू कलर में चमकना चालू हो जाती है। बड़ी तेजी से मूव करते हुए सामने की तरफ जाता है और उस बुलेट को केवल अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। तभी वहां पर ली नोटिस करता है कि उसकी जैकेट के ऊपर बर्फ जमी हुई है, लेकिन अभी तक तो फ्रोजन अपोकलिप्स चालू भी नहीं हुई है। ली अपने मन के अंदर बोलता है कि मेरे जैकेट के ऊपर ये बर्फ क्या है मेरे हाई स्पीड मूवमेंट की वजह से हुआ है, जैसे कि किसी सुपरसोनिक जेट के साथ होता है। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो स्पेशल एबिलिटीज हैं वो स्पीड से रिलेटेड है। ली स्माइल करते हुए बोलता है कि ये स्पेशल एबिलिटीज मेरे लिए बिल्कुल भी अजीब नहीं है, क्योंकि मैं वो पर्सन हूँ जो पूरी की पूरी दुनिया को अपनी आंखों से जमते हुए देख कर आया हूँ, फ्रोजन अपोकलिप्स को देख कर आया हूँ। ये जो स्पेशल एबिलिटी है वो आगे चलकर मेरे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। वहाँ पर ली के रूम के गेट के ऊपर कोई खटखटाता है, जो सुनकर ली अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार इतनी रात को कौन आया है। ली जैसे जाकर वहाँ पर गेट को खोलता है तो वो पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लैंड लेडी है। वहाँ पर लैंड लेडी ली से बोलते हैं कि ली मैंने अभी यहाँ पर एक गन शॉट की आवाज सुनी, जो सुनकर ली घबरा जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल करते हुए अपने सर को खुजाते हुए बोलता है अरे वो गन शॉट की आवाज वो तो टीवी से आ रही थी, मुझे माफ कर देना अगर जो इन आवाजों ने आपको परेशान किया हो। तभी वो लैंड लेडी बोलती है कि ली तुम्हें पता ही होगा कि अभी रिसेंटली हमारे नजदीक के सुपरमार्केट के अंदर रॉबरी हुई है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। ली उस लैंड लेडी को उसकी चिंता करने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वो लैंड लेडी अपने अपार्टमेंट में वापस चली जाती है। ली भी अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। ली अंदर आते साथ ही अपने मन के अंदर बोलता है कि अभी के लिए सबसे बड़ा इशू रिसोर्सेज का है, आखिरकार किस तरीके से मैं इस रिसोर्सेज के इश्यूज को सॉल्व करूं। तभी वहां पर ली को याद आता है कि लैंड लेडी ने उसे बताया था कि यहाँ पर नजदीक में ही एक सुपरमार्केट है। ली अपने मन के ही अंदर बोलता है कि मुझे जो कुछ भी चाहिए मैं उस सुपरमार्केट से लेकर आ सकता हूँ। ये बोलते हुए ली एक बहुत ही ज्यादा डेविलियस स्माइल देता है। यहीं से सीन चेंज होकर उसी सुपरमार्केट पर आता है जहाँ पर ली भी होता है। ली तुरंत ही वहाँ पर अपनी सुपर पावर्स को एक्टिवेट करता है और बड़ी तेजी से मूव करते हुए जितना भी सामान उसे चाहिए था वो सारा सामान उठाने लगता है। यहीं से सीन चेंज होकर रिसेप्शनिस्ट पर आता है जो वहाँ पर खड़ी होकर उबासी ले रही होती है। वहाँ पर अचानक से मशीन से बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा बिल निकलता है। वो लड़की बोलती है कि आखिरकार किसने इतना सारा सामान खरीदा है। ये बोलते हुए लड़की उस बिल की तरफ देखती है जहाँ पर ली ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा हुआ होता है, मुझे तुम्हें डराने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, अभी के लिए घर जाओ और सेफ रहो। जो पढ़कर वो लड़की बोलती है कि आखिरकार ये किस तरीके का अजीब सा मैसेज है, कल यहाँ पर रॉबरी हो गई और आज यहाँ पर ये। अभी वहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर कुछ बंदे एंटर करते हैं, उनके हाथों के अंदर गन भी होती है। अभी वहाँ पर वो पर्सन उस गन को उस लड़की के कनपटे के ऊपर रख देता है, जो देखकर वो लड़की बोलती है कि सच में मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा फक्ड अप है। तभी वहाँ पर वो ग्रीन हेयर वाला रॉबर बोलता है कि तुम्हारे काउंटर के अंदर जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसों को यहाँ पर रखो। वहीं पर हमें वो सुपरमार्केट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन होता है जो कि ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वहाँ पर सुपरमार्केट के अंदर अचानक से उस रॉबर के गन के ऊपर आइस जमना चालू हो जाती है, जिसे वो रॉबर भी महसूस कर लेता है। वो रॉबर बोलता है कि आखिरकार अचानक से यहाँ पर इतनी सर्दी कैसे बढ़ गई। इसी बीच वहाँ पर सुपरमार्केट के गेट से कोई एंटर कर रहा होता है, इसे देखकर वो पिंक हेयर वाला बंदा अपने बॉस से बोलता है कि बॉस जल्दी से गेट की तरफ देखो। तभी वो बॉस गेट की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वो कोई और नहीं
बल्कि एक मॉन्स्टर होता है, वही व्हाइट स्किन मॉन्स्टर्स जिन्हें हमने अपोक्लिप्स के बीच में देखा था। जो देखकर वो रॉबर बोलता है, माँ की फूल, आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। इसी बीच पीछे से वो पिंक हेयर वाला बंदा चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर 3-4 बुलेट्स को फायर कर देता है, जो कि जाके डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर लगती भी हैं। हालांकि उन गोलियों से उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही ग्रीन हेयर वाले रॉबर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और उसको अपने हाथों से पकड़ कर उठा लेता है, ये बोलते हुए फेस बहुत ही ज्यादा बेकार टेस्ट करता है। ये बोलते हुए वो उस रॉबर के बाल के साथ उसके सर को पकड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मुंह की स्किन खींचने लगती है। मॉन्स्टर तुरंत ही झटके के साथ उस रॉबर के सर की अपने हाथों से ही निकाल लेता है, जैसे कि वो किसी बोतल को खोल रहा हो। सारी की सारी चीजें वो लड़की अपने फोन के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही होती है। लाइव ब्रॉडकास्ट के बीच ही वो मॉन्स्टर उस रॉबर को अपने मुंह में रखकर उसकी आधी बॉडी को खा जाता है। ये लाइव ब्रॉडकास्ट ली के अपार्टमेंट के बिल्डिंग के गार्ड्स भी देख रहे होते हैं। ये बूढ़ा वाला गार्ड, इसका नाम ओल्ड जोई है। ओल्ड जोई पीछे खड़े हुए चश्मिश गार्ड से बोलता है, क्या तुम यंग लोग इसी तरीके के लाइव ब्रॉडकास्ट को देखते हो? जिसपे वो चश्मिश वाला गार्ड बोलता है, ये चीज आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। अचानक से वो लाइव ब्रॉडकास्ट रुक जाता है, जिसे देखकर ओल्ड जोई बोलता है कि आखिरकार ये क्यों रुक गया। वहाँ पर अचानक से उन सभी के फोन के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो से एक ब्रॉडकास्ट चलना चालू हो जाता है। अटेंशन एवरीवन, मैं होमलैंड सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक एजेंसी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ये चीज ली भी अपने अपार्टमेंट में खड़ा होकर विंडो खोलकर सुन रहा होता है। बाहर देखते हुए बोलता है कि फ्रोजन अपोकलिप्स चालू हो गई है। वहीं पर हमें बाहर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर पूरी की पूरी सिटी घनी बर्फ और जोरों की हवाओं से जूझ रही होती है। वो ब्रॉडकास्ट पूरी की पूरी सिटी में सुनाई पड़ रहा होता है। से हमारी सिटी से बहुत ही ज्यादा चिल्ड वेव टकराई है, वजह से टेम्परेचर अचानक से गिर गया है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि वो लोग अपने घर के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे गेट सब बंद कर लें और बाहर जाने से अवॉइड करें। वहीं पर हमें ली बताता है कि जब ठंडी हवाएं चलना चालू हुई थी तो सबसे पहले इसकी चपेट में ब्रोकलिन ही आया था। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ली का दिया हुआ 1 घंटे का टाइम बीत गया होता है, मतलब कि फ्रोजन अपोक्लिप्स के साथ दिखने चालू हो गए थे। यहीं से सीन चेंज होकर ली के अपार्टमेंट पर आता है। गार्ड रूम के अंदर ओल्ड जोई ब्रॉडकास्ट सुनते हुए बोलता है, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो खुद आकर इस ब्रॉडकास्ट को कर रही है, इसका मतलब सिचुएशन सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन वो चश्मिश वाला गार्ड ओल्ड जोई की बात को नहीं मानता। वो बोलता है कि ये वेदर है जो अक्सर कर ठंडा गर्म तो होता ही रहता है। वहीं पर हमें एक मिस्टीरियस सी लड़की को भी दिखाया जाता है, वो भी इस ब्रॉडकास्ट को सुन रही होती है। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी ड्रिल मशीन को लेकर कुछ कर रहा होता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है, इसलिए लाइफ में की गई गलतियों को मैं दूसरी बार नहीं दोहराऊंगा। यहीं से सीन चेंज होकर वो के ऊपर आता है, जिस पर्सन ने ली को मारा हुआ होता है। वो के कुछ टट्टू एक पर्सन को नंगा कर मार रहे होते हैं। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और उसके नाक से खून आ रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी ये बात सुनकर लुओ उसके पास आते हुए बोलता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तो आखिरकार ये क्या है? बोलते हुए लुओ अपने पास से एक फोन को निकाल कर उस पर्सन को दिखाता है कि अंदर वही बंदा एक लड़की के साथ होता है, ये पूरी तरीके से नेकेड होती है। लुओ बोलता है, क्या तुम इस चीज से भी इनकार करोगे कि तुमने बॉस की बेटी को ड्रग कर उसकी इन फोटोज को लिया है? जो सुनकर वो लड़का बोलता है कि मैं ये नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। जो सुनकर लुओ बोलता है कि अच्छा तो तुमने नहीं किया, चलो ठीक है भूल जाओ। ये करनी को खुद ही ऊपर वाला देख रहा है जो कि तुम्हारा इंसाफ करेगा। ये बोलते हुए लुओ उस बंदे के हाथ को पकड़ कर नीचे रख देता है और अपने चाकू को उठाता है, जिसके बाद हमें केवल खून दिखाया जाता है और चीखों की आवाज सुनाई पड़ती है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद लुओ पर आता है, जो कि अपने हाथ में कुछ लेकर काउंट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि उंगलियां होती हैं और उसके पास टोटल 6 उंगलियां होती हैं। लुओ वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर लुओ का एक टट्टू आ जाता है। वो लुओ से बोलता है कि बॉस आखिरकार हम लोग इसके साथ क्या करें? जिस पे लुओ बोलता है कि इस लूजर को अपार्टमेंट के बॉयलर के अंदर डालकर जिंदा जला दो। सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहाँ पर 2 बंदे उस पर्सन को लेके आकर बॉयलर रूम में आ गए थे। उस बंदे को बोरी में बांध कर बॉयलर के अंदर डाल देते हैं और बाहर से ढक्कन को बंद कर देते हैं। जो बंदा ढक्कन को बंद कर रहा होता है वो बंदा बोलता है कि ये बॉयलर बहुत ही ज्यादा पुराना है, जो हम लोग इसके अंदर बॉडी को डालेंगे तो ये बॉयलर फट नहीं जाएगा। तो वो दूसरा सिगरेट वाला बंदा बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो और चलो यहाँ से, ब्रदर लुओ हमारा इंतजार कर रहे हैं। तभी वहाँ पर उस कैप वाले बंदे को कुछ महसूस होता है, जिसे फील करके वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि कुछ सही नहीं है। तभी अचानक से वो बॉयलर फट जाता है, जिसके धमाके की चपेट में वो कैप वाला बंदा भी आ जाता है। हालांकि उस बंदे को कुछ नहीं होता। दूसरा वाला बंदा उसे उठाते हुए बोलता है कि सच में रे तेरी जबान बहुत ही ज्यादा काली है। जिस पे वो कैप वाला बंदा बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीच उन लोगों के ऊपर किसी चीज की परछाई पड़ रही होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उन लोगों के सामने एक बड़ा सा बंदा खड़ा है। यहीं से सीन चेंज होकर ली के ऊपर आता है, जहाँ पर वो अभी भी अपनी ड्रिल मशीन को लेकर कुछ बना रहा होता है। ली तभी बोलता है कि चलो ठीक है, क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए फ्रेमवर्क कंप्लीट हो गया। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ली ने फसल उगाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी चीजों को बना लिया होता है। ली अपनी सप्लाईज की तरफ देखते हुए बोलता है कि जितनी सप्लाईज मेरे पास अभी हैं, उनकी मदद से मैं बिना किसी चिंता के अपने रूम के अंदर रह सकता हूँ, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए है। ये सप्लाईज कभी न कभी जाकर खत्म होंगी, इसलिए इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही रहेगा कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट कर दूं। मेरा प्लान है कि मैं इस रूम को पूरी तरीके से
अपने आप के ऊपर निर्भर कर देना चाहता हूँ, जिसमें इस रूम को बाहर से किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। वहीं पर ली अपने फोन की तरफ देखता है, जहाँ पर वो पाता है कि फ्रोजन अपोकलिप्स को चालू है लगभग 1 घंटा हो चुका है। मुझे जल्दी करनी होगी और इसके लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है अपनी एबिलिटीज को यूज करने का। चलो अपने काम को थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं। तभी वहाँ पर ली के गेट के ऊपर आकर कोई खटखटाता है। ली बोलता है कि आखिरकार इतने रात को यहाँ पर कौन आ गया। ली वहाँ पर जाकर गेट को खोलता है तो वो पाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि सिक्योरिटी गार्ड ओल्ड जुओ होता है, और उसके साथ ही साथ वो चश्मिश वाला गार्ड भी होता है। ओल्ड जोई बोलता है कि मिस्टर ली, आपको अगर जो मैंने परेशान किया हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ओल्ड जोई को वहाँ पर देख कर ली अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार सिक्योरिटी गार्ड जोई यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यही चीज वो ओल्ड जोई से पूछता भी है कि गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया है जिसके अनुसार अचानक से बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिरने वाला है, लेकिन जो हमारा हीटिंग सिस्टम है वो थोड़ा माल फंक्शन कर गया है। इसलिए हमें चिंता हुई कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, इसीलिए हम लोग अपने मन से लोगों को इसके बारे में बताने के लिए आ गए। माल फंक्शन की ये बात सुनकर ली अपने मन के अंदर बोलता है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट मेरी पिछली लाइफ में इसी टाइम पर हुआ था। हालांकि इस माल फंक्शन को रिपेयर नहीं कर पाया गया होता है, इसके बारे में हमें बहुत ही ज्यादा देरी में पता चलता है। हालांकि जब मैं इसे फिक्स करने के लिए गया था तब इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसे रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। हालांकि मैं इस गलती को वापस से नहीं दोहराऊंगा। ये बोलते हुए ली ओल्ड लुओ से बोलता है कि ओल्ड लुओ, क्या तुम मुझे उस बॉयलर को दिखा सकते हो? मुझे भरोसा है कि मैं उसे फिक्स कर सकता हूँ। जिसमें लुओ बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। इसके साथ ही वो लोग चलते हुए सीढ़ियों तक आ गए थे। ली ऊपर की तरफ जाने लगता है कि तभी पीछे से ओल्ड लुओ उसे बुलाता है, मिस्टर ली आखिरकार आप कहाँ पर जा रहे हो? जिसपे ली बोलता है कि बॉयलर रूम की तरफ। और कहाँ? जिसपे ओल्ड जुओ बोलता है लेकिन बॉयलर रूम तो बेसमेंट में है, आप मेरा पीछा करो, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये सुनकर ली थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि उसको याद था पिछली लाइफ में जो बॉयलर रूम था वो अपर फ्लोर पर था, क्योंकि इस बॉयलर को यहाँ पर इनलीगली इंस्टॉल किया गया था। यहाँ तक उसकी लैंडलेडी ने भी यही बताया था, लेकिन ली इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। ली ये बोलकर इग्नोर कर देता है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद बेसमेंट के बॉयलर रूम पर आता है, लेकिन वहाँ की सिचुएशन तो पूरी अपोजिट थी। जहाँ पर बॉयलर रूम था वहाँ पर तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हड्डी जमा देने वाली सर्दी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉयलर रूम की जगह वो लोग फ्रीजिंग रूम में आ गए। आसपास स्मोक होती है जिसे देखकर ली बोलता है कि आखिरकार ये अजीब सी स्मोक क्या है? ऐसा लग रहा है कि ठंडक की वजह से हवा जो है वो कंडेंस हो गई है। ये बोलते हुए ली बॉयलर के एक पार्ट के पास जाता है और उसके ऊपर हाथ रखता है, लेकिन ली जैसे ही उस पार्ट के ऊपर हाथ रखता है उसके हाथ के अंदर नीला नीला कुछ लिक्विड सा लग जाता है। ये उस नीली गीली चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे घूम कर देखता है तो जहाँ पर वो चश्मिश गार्ड खड़ा था उसके जस्ट पीछे से 2 हाथ निकलते हैं। ली को अपनी तरफ देखता देख वो गार्ड ली से बोलता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए? इससे पहले वो गार्ड कुछ और कहता, वो मॉन्स्टर अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए गार्ड के सिर के चीथड़े उड़ा देता है। वहीं पर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसकी शेप एकदम फिंगर के जैसे होता है, और वो मॉन्स्टर भी फिंगर फिंगर बोलकर उस गार्ड को उठाकर पूरी तरीके से निगल जाता है। निगलना कम चबा चबा कर खा जाता है। ये बोलो कि उस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि आखिरकार ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। वहीं पर ओल्ड जुओ भी अपने सामने का मंजर देखकर पूरी तरीके से थर्रा गए होते हैं। जुओ उस मॉन्स्टर के बहुत ही ज्यादा करीब थे, जिसकी वजह से अब वो मॉन्स्टर ओल्ड जुओ के ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसी तरीके से जुओ के सर के चीथड़े उड़ाकर उसको मारने की कोशिश करता है। ये चीज दूर खड़ा ली भी देख रहा होता है। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और बहुत ही ज्यादा स्पीड से मूव करते हुए ओल्ड जुओ के पास पहुंच जाता है। ओल्ड जुओ के पास पहुंच कर ली तुरंत ही ओल्ड जुओ को नीचे झुका लेता है। वजह से ओल्ड जुओ का सिर के चीथड़े होने से बच जाते हैं। ली तुरंत ही ओल्ड जुओ को अपने कंधे पे उठाकर एग्जिट की तरफ दौड़ना चालू कर देता है। ली देखता है कि एंट्रेंस का गेट अभी भी खुला हुआ है। वो अपने मन के अंदर बोलता है कि अगर जो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दे वो बड़ी आसानी से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। ये बोलकर ली अपनी स्पीड को बढ़ाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी ली की स्पीड के साथ मैच करना चालू कर देता है। अपनी स्पीड के साथ उस मॉन्स्टर को कैचअप करता देख ली भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार ये मेरी स्पीड के साथ कैचअप कैसे कर पा रहा है। वो मॉन्स्टर अपने बड़े से मुंह को फैलाकर ली को खाने लगता है और वहीं पर ली ओल्ड जुओ को लेकर अपने कंधे पर दौड़ रहा होता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है जुओ को लेकर दौड़ने की वजह से मेरी स्पीड कम हो चुकी है, अगर जो ऐसी ही बात है। ये बोलते साथ ही ली ओल्ड जुओ को उठाकर एग्जिट की तरफ फेंक देता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड जुओ बहुत ही ज्यादा तेजी से उड़ते हुए एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं। ओल्ड जुओ भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे, कुछ भी नहीं कर पाते। वो डायरेक्ट एग्जिट से बाहर जाकर गिरते हैं। खतरा अभी भी टला नहीं था। मॉन्स्टर जस्ट ली के पीछे ही था। वो मॉन्स्टर ली को खाने के लिए अपने मुंह को फैलाकर डायरेक्ट ली के ऊपर ही कूद जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की नीचे की जमीन पूरी तरीके से शटर हो जाती है। लेकिन वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि सही सलामत होता है, उसकी सांसें फूल रही होती हैं। वो मॉन्स्टर फिंगर फिंगर बोलते हुए ली की तरफ देखता है, पर हमें ली को दिखाया जाता है जो जस्ट उसके बगल में खड़ा होता है। ली बोलता है कि लगता है सच में ओल्ड जुओ की वजह से ही मेरी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो गई थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? ली बोलता है कि जब मैं ओल्ड जुओ को लेकर दौड़ रहा था वे मॉन्स्टर मेरी स्पीड के साथ कीप अप कर पा रहा था, लेकिन जब मैंने ओल्ड जुओ को अपने से अलग किया तब मेरी स्पीड वापस आ गई और मैं इसके अटैक्स को डॉज भी कर पा रहा था। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से मेरी पावर कम हो गई। ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथ को उठाते हुए फिंगर फिंगर करते हुए ली के ऊपर देकर मारता है, लेकिन ली बड़ी तेजी से मूव करते हुए उसके उस अटैक को बड़ी आसानी से डॉज करते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, देखने से लग रहा है कि मेरी ये कंडीशन इस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं करती। लेकिन तभी वहां पर ली को याद आता है कि जब उसने ओल्ड जुओ को फेंका था तो ऐसा लग रहा था कि ओल्ड जुओ के पास भी उसके ही जैसी सेम पावर है, जिसके वजह
जिसकी वजह से वो इतनी ज्यादा स्पीड से वहां से उड़ते हुए गए थे। ली ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर नीचे पत्थर के ऊपर पड़ती है जो उसकी पावर्स की वजह से हवा के अंदर फ्लोट कर रहा था। ये देखने के बाद ली को वहां पर कुछ रियलाइज होता है। ये झुकते हुए बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, मेरी पिछली लाइफ में इन व्हाइट स्किन मॉन्स्टर ने ह्यूमंस को उनकी एक्सटेंशन तक पहुंचा दिया था। इनको देखने के बाद हमारी पहली सोच यही होती थी कि आखिरकार इन लोगों से अपनी जान बचाकर हम लोग कैसे भागे, लेकिन अब की बार चीजें थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि जो पहले शिकारी थे वो अब खुद ही शिकार बन चुके हैं। ये बोलते हुए ली वहाँ नीचे से पत्थर उठा लेता है, इसी पत्थर के अंदर अपनी पावर्स को भी चैनल करना चालू कर देता है। ली वहाँ पर बोलिंग का एक पोज लेता है और उस पत्थर को देख के उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक कर मारता है। वो पत्थर कैनन की तरह उस मॉन्स्टर की बॉडी को चीरते हुए उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। ली उसे देखते हुए बोलता है कि मुझे पता था मैं सही हूँ, मैं अपनी पावर्स को उन चीजों के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जो मेरे टच में आती हैं। मतलब कि मैं अपनी पावर्स को यूज करते हुए किसी भी चीज को एक्सेलरेट कर सकता हूँ और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकता हूँ। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, सीधे शब्दों में जितनी ही ज्यादा स्पीड होगी तबाही उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरीके से मैंने एक छोटे से पत्थर को अपनी पावर से शूट करते हुए एक कैनन के जैसे बना दिया। तभी वहां पर अचानक से नीचे जमीन पर एक ब्लू कलर का सब्सटेंस गिरता है। वो लिक्विड मॉन्स्टर से नहीं बल्कि ली की बॉडी से निकल रहा था। वो उसकी आंख और नाक से निकल रहा था। ली बोलता है कि आखिरकार ये क्या है। ली को रियलाइज होता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि वो उसका ब्लड है जो कि नीले कलर में होता है। ली ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि तभी वहां पर ली की बॉडी से और भी ज्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। उसके मुंह से इतना ज्यादा नीले कलर का खून निकलता है कि वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। वहां पर आंखें बंद होने लगती हैं और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले मिस्टर ली कहते हुए ओल्ड जो उसके पास दौड़ते हुए आ रहा है। वो ली के पास आकर ली से बोलता है कि अपनी आंखों को बंद मत करना, ये सोने की जगह नहीं है। लेकिन ली वहां पर बेहोश हो जाता है, उसकी आंखें वहां पर बंद हो जाती हैं। उसे केवल जो की आवाजें सुनाई पड़ती है। थोड़ी देर बाद ली की आंखें खुलती हैं तो वो पाता है कि वो बेसमेंट से बाहर आ चुका है। उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं जिनमें से एक ओल्ड जो होता है और दूसरा एक लड़की होती है। ओल्ड जो उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार बाहर की कंडीशन कैसी है, जिसपे वो लड़की बोलती है बाहर बहुत ही ज्यादा जोरों से ठंडी हवाएं चल रही हैं, इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। वहीं पर पीछे दो लोग बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गेट आधा ही खुला होता है और उससे आगे खुल नहीं रहा होता है। वो लोग बोलते हैं कि गेट खुल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि ठंडी हवाओं की वजह से गेट जाम हो चुका है। जो सुनकर ओल्ड जो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर जो गेट खुल नहीं रहा है तो गेट को पूरी तरीके से बंद कर दो, अगर जो ये ठंडी हवाएं यहाँ पर अंदर आती रही तो हम लोग यहीं पर जमकर मर जाएंगे। वो लड़की ली की तरफ देखते हुए बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि इन्हें पॉइजन दिया गया है, आखिरकार बेसमेंट में क्या हुआ था। तभी वहां पर ली वापस से बेहोश हो जाता है। ली बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंडक लग रही है। थोड़ी देर के बाद ली के जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने अपार्टमेंट के अंदर आ गया था जहाँ पर लैंड लेडी भी होती है। ओल्ड जो लैंड लेडी से बोलता है कि लैंड लेडी हमें नहीं लगता कि मिस्टर ली अब बच पाएंगे। जो सुनकर लैंड लेडी बोलती है कि अपना बकवास सा मुंह बंद रखो, तुम इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते तो अपनी फालतू की बकवास तो ना ही करो। तभी वहां पर ली फिर से बेहोश हो जाता है। अचानक से वहां पर भगदड़ होती है। ली की आंखें फिर से खुलती हैं। ली देखता है कि उसके अपार्टमेंट के अंदर कोई और भी आया है, लेकिन इससे पहले ली उसे पहचान पाता। ली वहां पर वापस से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ली की आंखें वापस से खुलती हैं तो वो पाता है कि वो किसी ऑपरेशन थिएटर में है। वहां पर ओल्ड जॉय भी होते हैं, लेकिन उनके साथ वही मिस्टीरियस सी लड़की होती है। वो लड़की ओल्ड जॉय से रूम से बाहर जाने के लिए बोलती है। ओल्ड जॉय वहां से चला जाता है। वो लड़की ली को देखते हुए बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा गिरने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो। वहीं पर ली ये बातें सुनते सुनते उसकी आंखें बंद हो रही होती है। वो बेहोश हो जाता है वापस से। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। वहां पर एक बेंच के ऊपर पूरी तरीके से नेकेड पड़ा होता है और वो लड़की किसी से ली के बारे में ही बात कर रही होती है। वो बोलती है कि ये एक लड़का है जो कि रूम नंबर 409 से है, एज लगभग 20 to 25 के बीच में है और देखने से लग रहा है कि इसे पॉइजन किया गया है। करंट स्टेट इस वक्त अभी वो अनकॉन्शियस है। इसकी वाइटलिटी तो स्टेबल है, लेकिन वही चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। इसकी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री से नीचे है, लेकिन फिर भी इसकी वाइटलिटी पूरी तरीके से स्टेबल है। ऐसा लग रहा है कि इसे कुछ हुआ भी नहीं है। यही चीज इसे बहुत ही ज्यादा अजीब बना रही है। वो बोलती है कि इसके ब्लड सैंपल का भी रिजल्ट आ चुका है। ये बोलते हुए वो मशीन की तरफ जाती है और उसके ब्लड सैंपल को निकाल कर रिजल्ट को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। वो बोलती है, इंटरेस्टिंग, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। वहीं पर हमें ली के ब्लड टेस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्मली ब्लड को सेंटिफाइड करने के बाद उसके अंदर से प्लाज्मा निकल आता है जो कि येलोइश कलर में होता है। वहीं पर उसके ब्लड से एक नीली कलर की एक अजीब सी चीज निकलती है। वो लड़की बोलती है कि नॉर्मल जो रेड कलर का ब्लड है वो उसके दिल के करीब से निकाला गया है, जो कि किसी भी तरीके के अजीब से सिम्टम्स को नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके दिल से दूर से जो सैंपल निकाला गया है ये अजीब सी नीली नीली सी चीज है। मुझे अभी के लिए इसे पूरी तरीके से एनालाइज करने के लिए समय चाहिए। अभी के लिए हम लोग इसके ऊपर नजर रखेंगे। वो लड़की ये बोली रही होती है कि तभी वहां पर अचानक से ली की आंखें खुल जाती हैं। ली की जैसे आंखें खुलती हैं वो अपने सामने उसी लड़की को देखता है। वो लड़की ली से बोलती है, ओह तो तुम जग गए। ली तुरंत ही उस लड़की को देखते साथ ही उठकर बैठने लगता है, जिसपे वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें सजेशन दे रही
रही हूँ कि तुम ज्यादा हिलो डुलो ना। ली उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जिसपे वो लड़की अपनी लाइटर से अपनी सिगरेट जलाते हुए बोलती है, मैं तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो, किसी वजह से मैं तुम्हें अपना नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन तुम बस इतना जान लो कि मैं एक झोला छाप डॉक्टर हूँ जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। तुम मुझे डॉक्टर जो कह के बुला सकते हो। डॉक्टर जो ली से बोलते हैं कि चलो अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई। सुनकर ली अपने मन के अंदर बोलता है, क्या आखिरकार ये लड़की किस बारे में बात कर रही है। डॉक्टर जू ली के मुंह के ऊपर अपने सिगरेट के धुआं को फूंकते हुए बोलती है, ऑनेस्टली अगर जो मैं तुम्हें सच सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसे सिम्टम्स के पेशेंट को नहीं देखे। मुझे बताओ आखिरकार बेसमेंट में क्या हुआ था। मुझे तुम्हें और तुम्हारी स्टोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। डॉक्टर जुओ ने ली के मुंह के अंदर थर्मामीटर रख दिया होता है। डॉक्टर जुओ ली से बोलते हैं कि देखो अपने मन से देखो अपने बॉडी का टेम्परेचर। ली जैसा ही थर्मामीटर की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 11.5 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि एक नॉर्मल बंदे की बॉडी का टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री के आसपास ही होता है। ली बोलता है कि आखिरकार मेरी बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे गिर गया और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, क्या ये मेरी पावर्स की वजह से हो रहा है। लेकिन मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है इसके बारे में सोचने का, मुझे जल्द से जल्द अपने प्लान को कंप्लीट करना होगा। ये बोलते हुए ली वहां से बेंच से नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ली का पैर फिसल जाता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। डॉक्टर जुओ उसे देखते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे हिलने के लिए मना किया था क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन ये अब पॉइंट नहीं है क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। डॉक्टर जुओ की बात सुनकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार इसे मेरी पावर्स के बारे में कैसे। ली बोलता है कि मेरे पास जरा सा भी टाइम नहीं है इस लड़की के ऊपर यहाँ पर वेस्ट करने का, इसलिए ली बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, जिस पे डॉक्टर जुओ बोलती है, मिस्टर ली तुम डॉक्टर की ऑब्जर्विंग स्किल्स को बहुत ही ज्यादा अंडरस्टिमेट कर रहे हो, मैं बेसमेंट में पहले से ही देख कर आ चुकी हूँ। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो सच बताने के कोई भी मूड में नहीं लग रहा होता है। वो अपने मन के अंदर बोलता है अगर जो मैं यहाँ से उठ पाऊँ तो अपनी एक्सेलरेशन पावर्स को यूज करते हुए बड़ी आसानी से मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। ये बोलते साथ ही ली वहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ली अचानक से अपने नीले खून की उल्टी करना चालू कर देता है। डॉक्टर जू भी उसे देख रही होती है, वो उसे पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वहीं पर ली बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है आखिरकार मेरी पावर्स के साथ क्या हुआ, मेरी पावर्स एक्टिवेट क्यों नहीं हो रही हैं, आखिरकार मेरे पावर्स के साथ ये अभी क्यों होना था। इसे सीन चेंज होकर एक दूसरे पर्सन के ऊपर आता है जो चलते चलते कहीं को जा रहा होता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लुओ होता है। लुओ अपने टट्टो से बोलता है, टट्टो मतलब अपने बंदों से, गलत मत समझना, तुम लोग जब डॉक्टर जुओ से मिलना तो थोड़ी तमीज से बात करना, क्या तुम समझ गए। जिस पे वो बंदे बोलते हैं कि हाँ हम समझ गए। वो लोग चलते चलते डॉक्टर जुओ के रूम तक भी आ जाते हैं। वहीं पर हमें उसी रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वो लोग डॉक्टर जुओ के रूम के बेल को बजाते हैं। बेल की आवाज सुनकर ली भी थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे होते हैं। बेल की आवाज सुनकर डॉक्टर जुओ भी गुस्से में आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि आखिरकार तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। डॉक्टर जुओ तुरंत ही ली को हाथ देती हैं और उसे जल्दी से उठने के लिए बोलती हैं। ली बोलता है कि क्या हुआ डॉक्टर जुओ, आखिरकार बाहर कौन है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर जुओ ली से बोलती है कि जल्दी से इसके ऊपर लेट जाओ। उससे पूछता भी है कि आखिरकार अचानक से तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन डॉक्टर जुओ उसे कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर जुओ ली के सर को पकड़ते हुए ली से बोलते हैं कि अगर जो तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अपनी आंखों को बंद कर लो और अपनी बॉडी को बिल्कुल भी ना हिलाना जब तक मैं ना कहूं। जिसके तुरंत ही बाद डॉक्टर जुओ वहां पर गेट के पास जाकर तुरंत ही गेट को खोल देती हैं। गेट खुलते साथ ही वहीं पर हमें लुओ को दिखा जाता है जो कि बोलता है मुझे माफ कर देना इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करने के लिए डॉक्टर जुओ। जुओ बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसपे लुओ बोलता है क्या मैं अंदर आकर आपसे इसके बारे में बात कर सकता हूँ। जिसपे डॉक्टर जुओ उसको अंदर लेकर भी आ जाती हैं। डॉक्टर जुओ उससे पूछती हैं कि बताओ आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जिसपे लुओ बोलता है कि मैंने सुना था कि रूम नंबर 409 का जो लड़का है वो तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ले रहा है, मुझे उससे थोड़ी बात करनी थी। वहीं पर उसके जस्ट बगल में ली भी लेटा हुआ होता है। वो उसकी आवाज सुनता है तो ली को लगता है कि ये आवाज उसे कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। डॉक्टर जुओ बोलती हैं कि तुमने आने में देर कर दी, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट पॉइजन के मारे अब मर चुका है। जुओ बोलता है ओ ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। अभी वहाँ पर ली भी उसकी आवाज से उसको पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लुओ डेलोंग है। ली अपने मन के अंदर बोलता है आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पिछली बार जब ये यहाँ पर पहुंचा था तो पूरी तरीके से जमा हुआ था। डैम इट, इतने सारे समय में इसे अभी मुझसे यहाँ पर मिलना था। अगर जो मैं अपनी पावर्स को अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहा होता तो मैं इस हरामजादे को अभी यहीं पर जिंदा गाड़ देता। ये बोलते हुए ली वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था जिसकी वजह से उसकी आंखें थोड़ी बीच जाती हैं। इसे डेलोंग भी नोटिस कर लेता है। वो डॉक्टर जुओ से बोलता है डॉक्टर जुओ क्या तुम पक्का श्योर हो कि ये बंदा मर चुका है, क्योंकि मैंने अभी इसकी पलकों को यहाँ पर हिलते हुए देखा। मेरा मतलब आप बहुत ही ज्यादा समय से बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, क्या मैं इसको चेक करने में आपकी मदद करूँ। जो सुनकर डॉक्टर जुओ बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, मैंने कह दिया ना कि यह बंदा मर चुका है। जिसपे डेलोंग बोलता है कि क्या होगा अगर जो ये अपनी मौत का नाटक कर रहा हो। बोलते हुए बहुत
ही ज्यादा इवल सी स्माइल कर रहा होता है और उसने अपने हाथों के अंदर एक चाकू भी निकाल लिया होता है। वो अपने दोनों हाथों से उस चाकू को पकड़कर ली के सर के ऊपर तान देता है और वो ली को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे ये करता देख डॉक्टर जुओ गुस्से में आ जाती है। वो तुरंत ही डलोंग के मुंह के ऊपर एक तमाचा रखकर मारती है, जिसकी वजह से डलोंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है। जुओ बोलती है, मैंने बोला ना कि ये मर चुका है, क्या तुम ये कहकर मेरे सामर्थ्य के ऊपर उंगली उठा रहे हो। वहीं पर डलोंग के बंदे ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो बोलते हैं, अबे ओए बदबूदार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर डलोंग के ऊपर हाथ उठाने की। दूसरा वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है यू बिच। तुरंत ही डॉक्टर जुओ को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर डलोंग उन दोनों बंदों को रोक देता है। डलोंग जुओ से बोलता है कि डॉक्टर जुओ, मुझे माफ कर देना मेरी रूडनेस के लिए, तुमने हमारे बहुत से भाइयों की जान बचाई है, आखिरकार हम तुम्हारे ऊपर कैसे शक कर सकते हैं। अब की बार ये मेरी गलती थी, इसलिए प्लीज आप गुस्सा मत होना, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ध्यान होगा कि अब तक तुम्हारी और तुम्हारी इस क्लिनिक की प्रोटेक्शन कौन करते हुए आ रहा है। सो प्लीज जितनी जल्दी हो पाए मुझे तुमसे इस मामले के ऊपर जवाब चाहिए। अभी के लिए थैंक यू और मैं निकलता हूँ। ये बोलते हुए डलोंग वहाँ से चला जाता है। जुओ ली से बोलती है कि वो चला गया, तुम अब उठ सकते हो। जुओ ली से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल होंगे जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। इस पे ली अपने मन के अंदर बोलता है कि हाँ मुझे चाहिए तो, लेकिन पिछली बार जब डलोंग मुझे मारना चाहता था तब उसके पास रीजन था, लेकिन अब की बार ये तो पहली बार था जब मैं उसे मिला था। आखिरकार पहली मुलाकात में वो मुझे क्यों मारना चाहता था और आखिरकार ये औरत मुझे बचा क्यों रही है। लेकिन इन सब चीजों से सबसे पहले आखिरकार मेरे कपड़े कहाँ हैं। ये चीज ली डॉक्टर जुओ से भी पूछता है। डॉक्टर जुओ ये सुनकर बोलती हैं कि तुम सबसे पहले ये जानना चाहते हो। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। बाहर का टेम्परेचर अब -40 डिग्री सेल्सियस था। यहीं से सीन चेंज होकर बॉयलर रूम पर आता है, जहाँ पर दो बंदे बॉयलर रूम के अंदर खड़े होकर बात कर रहे थे। एक बंदा बोलता है, बचपन में जब मेरा बाप भट्टी पे लोहारी का काम करता था तब मुझे हमेशा यह डर सताया करता था कि मैं फ्यूचर में जाकर इसके जैसा लूजर ना बन जाऊं, पर अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ग्रेट काम करते थे। सुनकर दूसरा वाला बंदा बोलता है, ए बेवकूफ, तुम्हें इतना ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, ये मौसम कुछ दिन तक यहाँ पर रहेगा, अपने लूजर बाप के ऊपर शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं है। उस बंदे की ये बात सुनकर पीछे से डलोंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये मौसम कुछ ही समय तक यहाँ पर रहने वाला है। गवर्नमेंट हर 20 मिनट में मैसेजेस और ब्रॉडकास्ट कर रही है, इंटरनेट भी पूरी तरीके से शट डाउन हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथों से निकल चुकी है और अब उन्होंने पूरी तरीके से इसके ऊपर गिव अप कर दिया है। मुझे तो ये लगता है कि ये गॉड की पनिशमेंट है हम इंसानों के ऊपर। अचानक से पीछे से डलोंग के कोई चिल्लाते हुए बोलता है, अच्छा अगर जो ये गॉड की पनिशमेंट है तो तुम्हारे जैसे पापी को उसने क्यों छोड़ दिया। वो कोई और नहीं बल्कि ओल्ड जोए होता है। डलोंग ने उसे बांध कर रखा हुआ होता है। डलोंग बोलता है कि मैं केवल इस बिल्डिंग को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगता कि जो मैंने रूल्स को बनाया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जो सुनकर ओल्ड जोए बोलता है कि रूल्स काहे के रूल्स, तुम बेसिकली लोगों को मजबूर कर रहे हो बाहर जाकर सप्लाईज को कलेक्ट कर लाने के लिए, जिसके बाद वो सारी की सारी सप्लाईज तुमको ऑफर कर दे, वरना तुम उनके हीटिंग सिस्टम को बंद कर दोगे। जिस पर डलोंग बोलता है, क्या ये अच्छा नहीं है, वो मुझे सप्लाईज ला कर देंगे, बदले में मैं उन्हें हीटिंग दूंगा, क्या ये बराबर का एक्सचेंज नहीं है, यही तो मेरा पहला रूल है। जो सुनकर ओल्ड जोए गुस्से में आ जाता है। वो चीखते हुए बोलता है कि तुम एक वैम्पायर से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर डलोंग बोलता है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो 409 वाला बंदा मर गया, वरना वो मुझे सप्लाईज कलेक्ट करने में मदद करता। ये सुनकर कि 409 वाला बंदा मतलब कि ली मर गया है, ओल्ड जोए बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। यहीं से सीन चेंज होकर डॉक्टर जुओ के रूम के ऊपर आता है। डॉक्टर जुओ बोलती है, तुम यहाँ पर वापस आ जाना जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हो। ली बोलता है कि अगर जो ऐसी बात है तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है, जिसको कपड़े पहनने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। डॉक्टर जुओ ली से बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितने समय से यहाँ पर अनकॉन्शियस थे। ली बोलता है कि शायद 6 घंटे। वो बोलती है कि 6 घंटे नहीं 6 दिन। जाओ की ये बात सुनकर ली भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। डॉक्टर जाओ बोलते हैं कि इन 6 दिनों के समय में अपार्टमेंट के अंदर बहुत कुछ हो चुका है। डलोंग ने हीटिंग सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वो हीटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए सप्लाईज को एक्सचेंज करने के लिए बोल रहा है। अगर जो कोई भी उससे सप्लाईज को एक्सचेंज नहीं करेगा तो वो उसके रूम की हीटिंग सिस्टम को बंद कर देगा। इस धमकी के चक्कर में बहुत से रेजिडेंट्स के लोग बाहर गए हैं सप्लाईज को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इस मौसम में बाहर जाना सुसाइड करने के बराबर ही होगा। जो लोग सप्लाईज को कलेक्ट करने के लिए बाहर गए हैं उन्हें तुम मरा हुआ ही मान लो। ये सुनकर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ली बोलता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता लुओ डलोंग, तुम जहाँ भी हो तुम हमेशा की तरह एक जानवर ही रहोगे। ली गुस्से में अपनी मुट्ठी भीजते हुए डॉक्टर जुओ से पूछता है, डॉक्टर जुओ क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपनी बॉडी को वापस से रिकवर कर पाऊँ। ली की बात सुनकर डॉक्टर जुओ एक इवल सी स्माइल करती है। डॉक्टर जुओ बोलती है कि हाँ यहाँ पर एक तरीका तो है और मैं तुम्हें ये बता भी सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी एक कंडीशन है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक क्लिनिक को चला रही हूँ, कोई चैरिटी का काम नहीं कर रही। तो फिर तुम क्या कहते हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे। जिस पे ली बोलता है, तुम्हारी क्या कंडीशंस है, जब तक ये मेरे सामर्थ्य के अंदर होंगी मैं इन्हें जरूर पूरी करूंगा। डॉक्टर जुओ ये सुनकर अपनी सीट से उठ जाती हैं और ली की चिन को पकड़ते हुए बोलती हैं कि बहुत ही अच्छे, तो मेरी कंडीशन ये है कि तुम मेरे रिसर्च सब्जेक्ट बन जाओ और मुझे तुम्हारे ऊपर स्टडी करने के लिए अलाउ करो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरी इस रिसर्च से तुम्हारी जान के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। डॉक्टर जुओ की ये कंडीशन सुनकर ली भी स्माइल करते हुए मान जाता है।
जो ली को बताती है कि उसकी बॉडी के अंदर एक अजीब सा सब्सटेंस है। हालांकि ये चीज मुझे पता नहीं चली है कि आखिरकार ये सब्सटेंस क्या है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि ये सब्सटेंस थर्मल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। हमारी बॉडी के लिए सब्सटेंस थर्मल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर एनर्जी के रूप में यूज करता है। ये फिनोमेना तभी होता है कि जब तुम्हारी बॉडी के अंदर हीट की कमी होती है, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट में थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब करने से पहले तुम्हारी बॉडी इस कोल्ड स्टेट में चली जाती है। सिंपल शब्दों में बोलो तो तुम्हारी बॉडी एक मीडियम बन चुकी है जो एनर्जी को स्टोर करती है, और तुम्हारी करंट स्टेट जो बहुत ज्यादा वीक है वो केवल तुम्हारी भूख की वजह से है। जो सुनकर ली बोलता है तो इसका मतलब एक अच्छी अमाउंट में खाना खाने की जरूरत है और मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर जू बोलती हैं कि हाँ एग्जैक्टली, लेकिन तुम्हें रिकवर करने के लिए जितने अमाउंट में खाने की जरूरत है वो मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये खाना बहुत ही ज्यादा होने वाला है। डॉक्टर जू की ये बात सुनकर ली स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। ली अपार्टमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने पहले से ही सुपरमार्केट से सारी सप्लाईज को पहले से ही कलेक्ट कर रख लिया था। अब मुझे किसी तरीके से केवल सिर्फ अपने रूम तक सेफली पहुंचना है और मैं ये जंग जीत जाऊंगा। ली जैसे ही अपने अपार्टमेंट के फ्लोर पर आता है वो देखता है वहाँ पर पहले से ही 2 लोग इस फ्लोर के ऊपर इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं। ली छुट्टे छुपाते तुरंत ही अपने अपार्टमेंट के गेट तक आ जाता है। अपार्टमेंट के गेट के लॉक के ऊपर अपना फिंगरप्रिंट लगा कर ली गेट को खोल देता है, लेकिन अंदर जब वो देखता है तो पूरा का पूरा रूम जमा पड़ा हुआ होता है। ली अपनी सप्लाईज को देखते हुए बोलता है जो कि जम चुकी थी, यहाँ पर इतनी सारी बर्फ क्या कर रही है, क्या उस कमीने डलोंग ने इस रूम के हीटिंग सिस्टम को बंद कर दिया था। तभी वहाँ पर ली उन सप्लाईज के बीच में अपने खाने को ढूंढने लगता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है कि मुझे एक खाने को ऐसे ढूंढना होगा जिसके अंदर हाई कैलोरीज हो। ये बोलते हुए ली की नजर वहाँ पर एक चॉकलेट बॉक्स के ऊपर पड़ती है। उन चॉकलेट्स को देखकर ली के दिमाग के अंदर कुछ मेमोरीज आने लगती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ली उन यादों को इग्नोर करते हुए उन चॉकलेट्स को खाने लगता है कि ली को चॉकलेट खाने के बाद भी कोई भी रिएक्शन अपनी बॉडी के अंदर महसूस नहीं होता। ली बोलता है कि मुझे कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा अपनी बॉडी के अंदर, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा खाना चाहिए। ये बोलते साथ ही ली वहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स को खाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से ली को अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगता है। ली दर्द में कराते हुए अपने मन के अंदर बोलता है अरे ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज है जो हीट को मांग रही है। ये बहुत ही बुरा है, अगर जो इसी तरीके से चलता रहा तो मैं अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दूंगा। ली ये बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उस अपार्टमेंट के अंदर 2 लोग आ जाते हैं। वो कोई और नहीं डलोंग के ही टट्टू होते हैं। वो लोग बोलते हैं बॉस तो उस लड़के की उंगलियों को काटना चाहते थे जिससे वो उस लड़के के रूम के गेट को खोल पाए, और अभी देखो ये रूम तो पहले से ही खुला है और यहाँ पर देखो कितनी सारी सप्लाईज हैं। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा होता है, साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर रखा होता है कि उसकी वेस्ट जो नीले कलर में चमकती थी अब वो रेड कलर के अंदर चमक रही थी। वो दोनों बंदे भी ली को नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए और आखिरकार तुम हो कौन। यहीं से सीन चेंज होकर डॉक्टर जुओ के ऊपर आता है। डॉक्टर जुओ बोलते हैं कि फाइनली इसकी रिपोर्ट की सिमुलेशन आ गई, चलो देखते हैं कि आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर क्या है। ये बोलते हुए डॉक्टर जुओ उसकी रिपोर्ट्स को देखने लगती हैं। तभी अचानक से डॉक्टर जुओ थोड़ी परेशान हो जाती है। वो बोलती है बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, अगर जो उसने ग्लाइकोजीन की मात्रा को ज्यादा ऑब्जर्व कर लिया तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। सीन वापस से ली के अपार्टमेंट पर आता है जहाँ पर वो दोनों लोग ली को गाली देते हुए बोलते हैं इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर रखी सारी चीजें वो सब हमारी हैं। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो पागलों के जैसे उनकी तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। आंखें पूरी लाल थी और उसकी बॉडी से भी अजीब सा रेड कलर का ऑरा निकल रहा था। लग ही नहीं रहा था कि ली अपने होश में है। ये अपने पंचेस को टकराते हुए उन दोनों की तरफ बढ़ता है। यहीं से सीन चेंज होकर 72 घंटे पहले आता है जहाँ पर बेसमेंट में उस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर ने ली के ऊपर अटैक किया था। उस जगह को इंस्पेक्ट करने के लिए डॉक्टर जुओ आई होती है। डॉक्टर जुओ को वहाँ पर उस मॉन्स्टर की बची हुई रिमेन बॉडी का एक छोटा सा पार्ट मिलता है। उसे देखते साथ ही तुरंत ही उसको एक पॉलीबॉग में कर लेती है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। अपना सर इधर उधर घुमाकर जब डॉक्टर जुओ देखती है तो पाते हैं कि वहाँ पर एक सर्विलेंस कैमरा भी है। डॉक्टर जुओ बोलती है कि देखने से लग रहा है कि मुझे सिक्योरिटी रूम जाना होगा सच को जानने के लिए। वहीं पर अपार्टमेंट का ब्रॉडकास्ट चालू हो जाता है। ब्रॉडकास्ट के अंदर डलोंग सबको बता देता है कि अगर जो उन्हें हीटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना है तो उन्हें एक्सचेंज में सप्लाईज को देना होगा। पहली बार में तो डलोंग की बातों को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लोगों को सिचुएशन की गहराई को समझाने के लिए हीटिंग सिस्टम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है। यहीं से सीन चेंज होकर ली के ऊपर आता है। ली एक अजीब सी जगह पर होता है, सामने एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि ली से पूछता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जिसके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई होती हैं और उसकी आउटफिट देखकर लग रहा था कि वो कोई प्रिजनर है। ली उस पर्सन से पूछता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिसपे वो बंदा बोलता है, वो पर्सन बोलता है कि मैं डलोंग की बात कर रहा हूँ, क्या तुम डलोंग से नफरत करते हो। डलोंग का नाम सुनकर ली की आंखें अचानक से रेड हो जाती हैं। जहाँ तक उसकी आंखों की तो नसें थी उसके अंदर भी खून भर आता है। सीन चेंज होकर प्रेजेंट पर आता है। हमें ली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इविल तरीके से स्माइल कर रहा होता है। ली बोलता है ऑफ कोर्स मैं डलोंग से बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ। वहीं पर ली उन दोनों में से एक बंदे को उसकी गर्दन से पकड़कर आसमान में टांग रखा हुआ होता है। हमें
उस बंदे को दिखाया जाता है जिसकी आंखें रेड कलर के अंदर चमक रही होती हैं। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लिया जा रहा था। वहीं पर हमें ली के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा ली को असल में डलोंग नजर आ रहा होता है। बेसिकली ली यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा था। शायद ये उसके पावर्स के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से हो रहा था। वो तुरंत ही उस बंदे को उठाकर पीछे की तरफ फेंक देता है। वहीं पर वो बंदा उस फ्लोर की रेलिंग को तोड़ते हुए ऊपर से जाकर नीचे डायरेक्ट ग्राउंड पर गिरता है। वहीं पर कुछ बंदे सप्लाईज को कलेक्ट करने के लिए बिल्डिंग से बाहर जा रहे होते हैं। वो सारे के सारे लोग तुरंत ही उस बंदे को घेर लेते हैं जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। हालांकि वो बंदा बिल्कुल भी जिंदा नहीं लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से सारा का सारा मांस खींच कर निकाल लिया गया है, बची है तो केवल सिर्फ हड्डी हड्डी। वो बंदे बोलते हैं ये तो डायरेक्ट अपर फ्लोर से यहाँ पर आकर नीचे गिरा है। इसे सीन चेंज होकर वापस ली के अपार्टमेंट पर आता है। दूसरा वाला पर्सन ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो पर्सन बोलता है कि आखिरकार ये लड़का है क्या? ये किसी भी तरीके से इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा और इसकी बॉडी से किस तरीके का ऑरा निकल रहा है। डैम इट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इससे किसी भी तरीके से जीत पाऊं, लेकिन मुझे अपनी पूरी कोशिश करना होगा अगर जो मुझे यहाँ से जिंदा जाना है। ये बोलते हुए वो अपनी गोल्ड स्टिक लेकर ली के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। हालांकि ली के पर्सपेक्टिव से वो सामने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि डलोंग होता है। डलोंग ये बोलता है कि आज मैं तुमको जंगल के कानून सिखाऊंगा, लेकिन जैसा ही वो बंदा ली के ऊपर अपने अटैक को लैंड करने वाला ही होता है, लेकिन ली वहां पर बड़ी तेजी से मूव करते हुए उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ली की स्पीड को देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि आखिरकार इसने ये कैसे किया। वहीं पर ली उसके पीछे जाकर अपने हाथ के इशारे से उसे बुला रहा था। ली ये करते हुए उसे भड़का रहा होता है। वो बंदा भी उसमें आ जाता है। वो फिर से पीछे घूमते हुए ली के ऊपर अपनी गोल्फ स्टिक से एक स्विंग लगाता है, लेकिन ली फिर से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे चला जाता है। वो बंदा फिर से पीछे घूमते हुए ली को मारने लगता है, लेकिन ली फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ली के हेलुसिनेशन में डलोंग बोलता है अगर जो तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार है तो हिलना बंद करो। ये सुनते साथ ही ली वहां पर बिना हिले पूरा सीधा खड़ा हो जाता है। ली तुरंत ही अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है और बड़ी तेजी से और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही वो बड़ी तेजी से मूव करते हुए सामने उस पर्सन के पेट के ऊपर एक कराटे चॉप मारता है। ली के उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो पर्सन 2 पार्ट में बट गया था। तभी अचानक से ली के अपार्टमेंट के पास कोई आ जाता है। वो ली को बुलाता है। अपना नाम सुनकर ली पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर मिंग मिंग खड़ी होती है जिसके हाथ के अंदर गन होती है। ली इससे पहले कुछ रिएक्ट करता ली के पेट के ऊपर एक डार्ट आकर लगता है। लगते साथ ही ली बोलता है कि ये क्या है, मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन मिंग मिंग नहीं बल्कि डॉक्टर जुओ होती है। डॉक्टर जुओ बोलते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस डार्ट के अंदर थोड़ा सा इंसुलिन था जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा हीट जम गई थी उसे निकालने में मदद करेगा। वहीं पर हमें ली को दिखाया जाता है जिसकी पावर अचानक से डीएक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंखें भी बंद होने लगती है। ली डायरेक्ट डॉक्टर जुओ के कंधे के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जुओ की नजर अपने सामने कोई चीज के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर डॉक्टर जुओ थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ली का अपार्टमेंट पूरी तरीके से गार्डन बन चुका होता है। डॉक्टर जुओ बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं पर नरेटर बोलना चालू करता है कि भूख एक ऐसी चीज है जो इंसानों को एक ऐसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ पर वो अपने ही जैसे लोगों को खाना चालू कर दिए थे। हिस्ट्री इसकी गवाह है कि इस भूख के पीछे लाखों जंगें हुई हैं, लेकिन जैसा ही टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बढ़ा ह्यूमन सोसाइटी पूरी तरीके से स्टेबल हो गई, लेकिन ये भूख इसने कभी भी किसी का पीछा नहीं छोड़ा। ये दुनिया पूरी तरीके से जम चुकी है जहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज इतिहास वापस से अपने आप को दोहराने वाला है, लेकिन हर बार की तरह यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। डॉक्टर जुओ बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, तुम इतने समय से यहाँ पर सो रहे थे लेकिन तुम्हें वापस से यहाँ पर सोना पड़ रहा है, लेकिन आखिरकार ये चीज यहाँ पर क्या कर रही है। ये बोलते हुए डॉक्टर जुओ उन प्लांट्स की तरफ देख रही होती है जहाँ पर कुछ सब्जियां वहाँ पर उगी हुई होती हैं। डॉक्टर जुओ उस प्लांट से एक टमाटर को तोड़ती हैं। डॉक्टर जुओ जैसे उस टमाटर की एक बाइट लेती हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वो बोलती हैं कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ये तो एकदम फ्रेश है। डॉक्टर जुओ बोलते हैं कि जितना खाने का अमाउंट यहाँ पर है उसके हिसाब से पूरी की पूरी बिल्डिंग पेट भर कर खाना खा सकती है। यहीं से सीन चेंज होकर बिल्डिंग के बाहर पर आता है जहाँ पर लगातार बर्फबारी चल रही होती है। पूरी जगह सफेद चादर से ढकी हुई होती है। वहीं पर हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का। तभी अचानक से उस लड़की के पेट से आवाज आने लगती है। सामने वाला लड़का भी इस आवाज को सुन लेता है। वो लड़का उस लड़की का हस्बैंड होता है। वो लड़का बोलता है आखिरकार तुम कब से भूखी हो और क्या तुम इसे रोक पाओगी। जिसपे वो लड़की ठीक तो नहीं होती है लेकिन फिर भी स्माइल करते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। तभी वो लड़का बोलता है कि रुको, मुझे ध्यान आया कि मेरे पास यहाँ पर एक चॉकलेट बार थी। ये बोलते हुए वो लड़का अपनी पॉकेट्स को टटोलने लगता है। बोलती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो लड़का बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने उस चॉकलेट को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से उन कमीनों से छुपाया था। मुझे ध्यान था कि मैंने उसे अपने कोटी के अंदर रखा था। तभी वो लड़की उस लड़के से बोलती है कि अरे रुक जाओ, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने उस चॉकलेट को आज ही सुबह हमारी बेटी को दे दिया था। जो सुनकर वो लड़का इसी बारे में याद करने लगता है। तभी उस लड़के को याद आ जाता है। वो लड़का स्माइल करते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। तभी अचानक से वो लड़का उदास हो जाता है। वो लड़का बोलता है कि मैं सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ। वो लड़का ये बोल ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक बड़ा सा हाथ निकलता है जो बड़ी तेजी से उसके सर के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरीके से वहां से गायब ही हो जाता है। बचता है तो केवल नाक के नीचे का हिस्सा। ये देख अचानक से ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। उसको तो ये भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो किस तरीके से रिएक्ट करे।
हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक व्हाइट स्किन मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर उस लड़के की बॉडी को उठाता है और अपने मुंह के अंदर रखकर डायरेक्ट उसे खा जाता है। उसके खून के छींटे उस लड़की के मुंह के ऊपर आकर गिरते हैं, जो उसे देखकर इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उस व्हाइट स्किन मॉन्स्टर की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़की बोलती है कि आखिरकार ये है क्या। तभी पीछे से उस लड़की को कोई बोलता है कि ये बुत बनकर वहाँ पर ना खड़े रहो। वही आवाज सुनकर वो लड़की पीछे घूम कर देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर एक लड़का खड़ा हुआ है। वो लड़का बोलता है कि अगर जो तुम जिंदा रहना चाहती हो तो भागो। जो सुनकर तुरंत ही वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ भागना चालू कर देती है। हालांकि वो मॉन्स्टर जस्ट उसके पीछे ही होता है। वो मॉन्स्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लड़की उछलकर टप्पा खाते हुए जमीन पर गिरती है। गिरने की वजह से वो थोड़ी जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रही होती है। वो मॉन्स्टर जस्ट उसके पीछे ही होता है। इससे पहले वो मॉन्स्टर उस लड़की को मुंह में रख कर निकल जाता, वो लड़का अपने पास से एक ऑयल की बोतल की मौली बनाकर उस पे अपने लाइटर से आग लगा देता है और उस मौली को देखकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक कर मारता है। वो बोतल डायरेक्ट जाते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उस मॉन्स्टर के एक साइड में मौली की वजह से आग लग गई थी, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे चीखना चालू कर देता है और मौका पाते साथ ही वो लड़की तुरंत ही उठकर उस बिल्डिंग की तरफ भागना चालू करती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस बिल्डिंग तक पहुंच भी जाती है। पीछे घूमते हुए देखकर बोलती है, लगता है वो मॉन्स्टर अब मेरा पीछा नहीं कर रहा। तभी उस लड़की की नजर वहाँ पर एक एलिवेटर पे पड़ती है। वो बोलती है कि फाइनली मैं बच गई, लेकिन इससे पहले वो अपनी पूरी तरीके से सांस भी लेती। वो मॉन्स्टर जस्ट उसके पीछे आकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करने लगता है। अंदर आकर वो जस्ट उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो एलिवेटर की बटन को जोरों जोरों से दबाना चालू कर देती है, जिससे लिफ्ट नीचे आ जाए, लेकिन लिफ्ट नीचे नहीं आ रही होती है। वहीं पर वो मॉन्स्टर लगातार उस लड़की के नजदीक बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उस मौली की वजह से उस मॉन्स्टर की एक साइड की स्किन भी जल गई होती है। डर के मारे वो लड़की जोरों से चीखना चालू कर देती है कि तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है। वो लड़का उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से अपनी आंखों को बंद करो। जो सुनकर वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। तभी वहाँ पर बिल्डिंग के अंदर बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। उस लड़के ने उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सी लाइट्स फिट कर रखी होती हैं और उसे वो ऑन भी कर देता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही सारा उजाला हो जाता है। हालांकि ये उजाला उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो मॉन्स्टर बोलती है कि मुझे रोशनी से नफरत है। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को ढकने लगती है, जो कि वो उसके संतरों के बीच में थी। वहीं पर वो लड़का भी खड़ा हुआ होता है। वो अपने हाथ को ऊपर करता है। वो एक इवल सी स्माइल देता है, जिसके बाद वो अपनी गिटार के ऊपर एक स्टिंग मारता है। उसने अपने बेस को बहुत ही सारे बूफर्स के साथ कनेक्ट करा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जोरों की नॉइस होती है। उस बेस की आवाज की वजह से वो मॉन्स्टर बिलगना चालू कर देता है। इसका मतलब इन मॉन्स्टर्स को हाई फ्रिक्वेंसी आवाजों के ऊपर भी प्रॉब्लम होती है। यहीं से सीन चेंज होकर उस लड़की के ऊपर आता है, जो अपनी पास्ट की बातों को बताना चालू करती है। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम डॉर्थ है। मेरे बचपन का सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं, लेकिन समय ने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मुझे अपने सपनों को छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से मैं एक केयर गिवर बन गई। सिंपल शब्दों में एक नर्स। इसी बीच मैं उससे मिली और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। जल्दी ही हम लोगों ने शादी कर ली और हमारी एक प्यारी सी बेटी भी हुई, जिसका हम लोगों ने मैगी नाम रखा। मैगी के जन्म के कुछ समय के बाद हम लोग एक अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट हो गए, जिसके आगे की स्टोरी के बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। पूरा का पूरा वर्ल्ड जम चुका है और हमारे अपार्टमेंट के ऊपर कुछ गैंगस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। जहाँ पर हम लोग इतनी सारी चीजों से गुजर रहे थे, वहीं पर मेरे सामने जो कुछ हो रहा था मुझे वो देखकर यकीन नहीं आ रहा था। एक आदमी केवल अपने गिटार के साथ ऐसे मॉन्स्टर के साथ भिड़ रहा है। दिस इज द मोस्ट गॉड डैम फकिंग थिंग जो मैंने अपने आज तक पूरी जिंदगी में देखी है। तभी वो लड़का अपने गिटार के ऊपर एक लास्ट स्ट्राइक लगाता है, जिसके साथ ही साथ वो अपने पैर से एक बटन को भी दबा देता है, जिसकी वजह से ऊपर से बहुत सारे मेटल के रॉड्स या इन्हें पिलर मान लो, वो उस क्रेन से जिससे वो बंधे थे छूट जाते हैं। वो मॉन्स्टर अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस लड़के को मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो सारे के सारे मेटल के पिलर उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरते हैं, जो उसकी बॉडी को और उसकी छाती को चीरते हुए उसके आर पार निकल जाते हैं और वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से उस पिलर के अंदर दब जाती है। वहीं पर जस्ट उसके बगल में हमें डॉर्थे को दिखाया जाता है, जो कि इतना ज्यादा डर गई थी कि वो डर के मारे अपने घुटनों पर आ गई थी। डॉर्थे बोलती है क्या ये खत्म हो गया, लेकिन फिर भी ये बोलकर डॉर्थे अपने मुंह के ऊपर हाथ रख कर जोरों से रोना चालू कर देती है। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है, जो कि डॉर्थे को हाथ देता है। वो लड़का डॉर्थे से बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। वहीं पर हमें डॉर्थे को दिखाया जाता है, जो एक ड्रम के अंदर आग जलाकर उसी के पास बैठी होती है और वो अपने पेंडेंट को निहार रही होती है, जिसके अंदर उसकी और उसकी बेटी और उसके हस्बैंड की फोटो होती है। तभी वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है। वो डॉर्थे के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए खेद है। ये बोलकर वो जस्ट डॉर्थे के बगल में बैठ जाता है। वो लड़का अपनी सिगरेट जलाकर कश लगाते हुए बोलता है कि जो मर गया है उनके लिए ऐसे रोक ट्रिब्यूट देना ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो कि जिंदा है जिसे तुम्हारी जरूरत है। उस लड़के की ये बात सुनकर डॉर्थे मुंह बनाकर कंफ्यूज होते हुए उसे देखने लगती है, जिसे इस तरीके से मुंह बनाते देख उस लड़के के मुंह के ऊपर भी पसीने आ जाते हैं। वो लड़का बोलता है कि शायद मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था। इस कन्वर्सेशन के बाद उन दोनों के बीच में एकदम सन्नाटा छा जाता है। तभी वो लड़का वहाँ पर अपना नाम बताने लगता है, लेकिन उससे पहले डॉर्थे उसे अपना नाम बता देती है
ये सुनकर वो लड़का थोड़ा हकबका जाता है, लेकिन वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम कॉबिन है, तुम मुझे कॉबिन कह के बुला सकती हो। जिस पे डॉर्थे शर्माते हुए बोलती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पे वो लड़का बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, देख रहे हो बुड़ू यही होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि शादी और ये रिलेशनशिप बहुत बेकार है। अरे भैया अभी तुम्हारा हस्बैंड मरा है, थोड़ा तो शौक मनाओ, चूड़िया उड़िया तोड़ो। लेकिन नहीं, इनका तो अलग ही रोमांस चल रहा है। खैर डॉर्थे बोलती है क्या तुम भी यहाँ पर सप्लाईज को ढूंढने के लिए आए हो? जिस पे कॉबिन बोलता है कि नहीं ये उसे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, रुक जाओ मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। ये बोलते हुए डॉर्थे अपने गिटार किट से एक फोटो निकालते हुए बोलता है मैं यहाँ पर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन इन ठंडी हवाओं की वजह से मैं यहीं पर फंसा रह गया। ये देखो ये मेरा हाई स्कूल का फ्रेंड है, हमने हाई स्कूल के अंदर अपना एक बैंड को खोला था। उस फोटो को देखकर डॉर्थे बोलती है कि रुको एक सेकंड, मैंने इसे कहीं देखा है। अरे ये तो वही है जो हमारे अपार्टमेंट बिल्डिंग की रूम नंबर 409 में रहता है। लेकिन इससे पहले डॉर्थे वहाँ पर कुछ और बताती, अचानक से वहाँ पर भूकंप आने लगता है। वो बिल्डिंग बहुत जोरों से हिलने लगती है। कॉबिन बोलता है कि अब क्या हो गया? ये बोलते हुए कॉबिन जब अपनी बिल्डिंग से बाहर की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हलचल हो रही थी। अपने सामने का नजारा देखकर कॉबिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कॉबिन के मुंह के ऊपर पसीने आ जाते हैं। कॉबिन बोलता है कि आखिरकार ये कहाँ जा रहे हैं? वहीं पर हमें दिखा जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उस बर्फ के ऊपर झुंड में एक डायरेक्शन के ऊपर मार्च कर रहे थे। डॉर्थे भी जब उनकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स जा रहे होते हैं वो उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ है। यहीं से सीन चेंज होकर वो अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर आता है, जहाँ पर ली अपनी आंखों को खोलता है। ली अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार मैं कब से यहाँ पर सो रहा हूँ। ये बोलते हुए ली जैसे ही अपने कॉन्शियसनेस में आता है तो अपने सामने का नजारा देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। ली अपने मन के अंदर चिल्लाते हुए मुंह बनाकर बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर जस्ट उसके मुंह के सामने कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जुवो होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जुवो की नजर ली के ऊपर पड़ जाती है। वो देखते हैं कि ली उठ गया है। डॉक्टर जुवो बोलती है ओ तो तुम उठ गए, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। वहीं पर ली उसे देखते हुए अपने मन के अंदर बोलता है आखिरकार ये मेरे ऊपर क्या लगा रही है। ली उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पे डॉक्टर जू बोलती है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पर कुछ चीजों को इंश्योर करना चाहती हूँ। वहीं पर हमें दिखा जाता है कि डॉक्टर जू ने ली के गर्दन के अंदर एक कॉलर पहना दिया होता है। ली बोलता है कि काहे का इंस्पेक्शन और आखिरकार तुमने मुझे ये कॉलर को क्यों पहनाया है? ये बोलते हुए ली के दिमाग के अंदर कुछ गंदे गंदे थॉट्स आने लगते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जू बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्दन में जो चीज है कोई अश्लील खिलौना नहीं है। जूसन ली बोलता है हाँ अगर जो तुम मुझे नहीं बता दे तभी भी मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा था। ली बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन के रिलेटेड मैं तुम्हारा रिसर्च सब्जेक्ट बनने के लिए एग्री हुआ था, न कि तुम्हारा कोई खिलौना बनने के लिए। इस पे डॉक्टर जो बोलती है कि हाँ तुम मेरे रिसर्च सब्जेक्ट ही हो, और रही बात इस कॉलर की तो ये केवल एक मेंटोरिंग टूल है। जिसके बाद डॉक्टर जो ली के पीछे जाते हुए ली से बोलती है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक चीज है जो कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व करती है और उसे स्टोर भी करती है, लेकिन करंट सिचुएशन के अनुसार इसके केवल यही ट्रेड्स नहीं है। इसी अनुमान को कंफर्म करने के लिए मैंने इस कॉलर को बनाया है। जब तुम्हारा ब्लड शुगर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है तब तुम्हारी बॉडी के अंदर की वो चीज अपने दूसरे ट्रेड्स को दिखाती है। सो जैसे ही तुम्हारा ब्लड शुगर बढ़ेगा ये कॉलर का कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। जो सुनकर ली बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम्हारा मतलब मेरी एबिलिटीज के पास अपना दूसरा स्टेज भी है? जो सुनकर डॉक्टर जू बोलती है कि ली क्या तुम्हें याद है कि अभी 20 मिनट पहले क्या हुआ था? जो सुनकर ली थोड़ा हैरान हो जाता है। ली अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार 20 मिनट पहले क्या हुआ था? ये बोलकर ली वहाँ पर क्या हुआ था उसे याद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो एक भी सिंगल थिंग को याद नहीं कर पा रहा होता है। ली बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ है, आखिरकार मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? तभी वहाँ पर डॉक्टर जू तुम चिंता मत करो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें याद है या नहीं, मैं यहीं पर हूँ इस चीज के बारे में पता लगाने के लिए। आफ्टर ऑल ये सब कुछ हमारी रिसर्च का ही पार्ट है ना? ये बोलकर डॉक्टर जू वहाँ से चली जाती है। ली उन्हें जाता देख अपने मन के अंदर बोलता है, ली बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके हथेली के ऊपर नाच रहा हूँ। शह भूल जाओ, अभी के लिए तो मैं अभी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है। जैसे ही सब कुछ एड़ी से चोटी तक क्लियर हो जाएगा तुम वो होगी जो मेरी हथेली के ऊपर नाच रही होगी। ये बोलते हुए पीछे से ली डॉक्टर जू की तरफ देख रहा होता है। अभी वहाँ पर डॉक्टर जू एक बटन को दबाती हैं और इस तरफ ली वहाँ पर जोरों से चिल्लाना चालू कर देता है। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। रिमाइंडर के लिए आप लोग प्लीज हम लोगों की मदद करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिख रहा होगा, आप लोग उसे स्कैन करें। खैर मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, जैसा कि आपका मन। तब तक के लिए खाते पीते रहना, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखना। पीस आउट।